अस्सलामुअलैकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब मुलाहिजा कीजिए हलाकू एंड को। वो हैरत अंगेज वाकयात थे, लेकिन उनसे किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी। कुछ लोग उन्हें अपनी आंखों से देखते थे और कुछ लोग दूसरे दिन के अखबारात में उनके मुतालिक पढ़ लेते थे। खबरें इस किस्म की होती। कल शाम चिल्ड्रन पार्क में कुत्ते ने बच्चों को अपने करतब दिखाकर बेहद महसूस किया। बच्चे खेल रहे थे, अचानक वो किसी तरफ से आया और उनके दरमियान कलाबाजियां खाने लगा। बच्चे उससे खाइफ नहीं थे क्योंकि वो बहुत खिलंडरे मूड में था। कुत्ते की कमर पर एक पट्टी बंधी हुई थी जिस पर तहरीर था, मैं हलाकू एंड को कंपनी का एक तरबियती याफ्ता कुत्ता हूँ, आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। इसी तरह कल दोपहर को एक नाबीना बूढ़े को ऐसे ही एक कुत्ते ने सड़क पार करवाई थी, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि ये कुत्ते कहाँ से आते हैं और हलाकू एंड को कंपनी कहाँ वाक़ है। शहर के बाज मनचले किसी कुत्ते के पीछे लग जाते और ज्यादा से ज्यादा वक्त जाया करने के बावजूद भी उसके ठिकाने का पता न लगा सकते। वो सड़कों पर मारे मारे फिरते और थक हार कर अपने घरों को वापस हो जाते। बहरहाल धूम थी हलाकू एंड को कंपनी के तरबियती याफ्ता कुत्तों की। उनके पट्टों पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीतल के पास भी मौजूद होते, इसलिए आवारा गर्द कुत्तों की कैटेगरी में नहीं आते थे कि उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाता। पीतल के पासों के सहारे कुत्तों के मालिक तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन एमसी के शोबा हैवानात के रजिस्टर में उनके सिलसिले में जो पता दर्ज था फर्जी निकला। पता फर्जी होने की बिना पर बात महकमा सुराग रसानी तक पहुंची थी। सुपरिटेंडेंट फैयाज के एक मातहत सब इंस्पेक्टर गौरी ने इस सिलसिले में छानबीन शुरू की। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इस नाम की कोई कंपनी कभी रजिस्टर नहीं हुई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबा हैवानात के रजिस्टरों में भी इस कंपनी का सुराग न मिल सका। तब इंस्पेक्टर गौरी ने ऐसा इंतजाम किया कि जहां भी इस किस्म का कोई कुत्ता दिखाई दे फौरन पकड़ लिया जाए। सादा लिबास वाले कांस्टेबल शहर के चप्पे चप्पे पर फैल गए। पहले दिन सिर्फ एक कुत्ता हाथ लगा, लेकिन दूसरे दिन पूरे 40 कुत्ते 2 गाड़ियों में भरकर महकमा सुराग रसानी के हवालात तक पहुंच गए। हर कुत्ते के पट्टे से ये तहरीर मुंसलिक थी, जनाबे आली इस कुत्ते की रसीद से मुत्तला फरमाइए, आपके आला तरीन तरबियती याफ्ता कुत्ते से कई गुना बेहतर साबित होगा, हमारी तरफ से तोहफा कबूल फरमाइए, हम आपके खादिम हलाकू एंड कंपनी। दूसरे दिन वाले 40 कुत्तों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पट्टे से ये तहरीर मुंसलिक ना रही हो। कैप्टन फैयाज की पेशानी पर सिलवटें उभर आई थी और आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। इंस्पेक्टर गौरी ने भराई हुई आवाज में कहा, इस दावे को आजमाया क्यों न जाए जनाब? फजूल बातें ना करो। फैयाज किसी भूखे भेड़िए की तरह गुर्राया और हाथ हिलाकर रुखसत हो जाने का इशारा करता हुआ उठ गया। गौरी ने खामोशी से तामील की। फैयाज कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। मसला ये था कुत्ते रखे कहाँ जाएं। महकमे के हवालात में सिर्फ एक कमरा खाली था और वो सब आर्जी तौर पर वहीं भर दिए गए थे। महकमे के ट्रेंड कुत्तों के साथ उनका रखा जाना मुनासिब नहीं था। भिन्नाकर उसने घंटी बजाई और अर्दली कमरे में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर गौरी को बुलाओ, फैयाज उसे घूरता हुआ बोला। साहब का मूड खराब देखकर मातहतों की सिट्टी गुम हो जाती थी। इंस्पेक्टर गौरी इतनी जल्दी कमरे में दाखिल हुआ था जैसे इसका मुंतजर ही रहा हो। बैठ जाओ, फैयाज सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करके ढाड़ा। गौरी पर एक बार फिर बदहवासी तारी होने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए चेहरे पर हैरत के आसार पैदा किए। ये तरीके तफ्तीश तुम्हें किस नतीजे पर पहुंचाएगा? फैयाज ने उसे घूरते हुए पूछा। जनाबे आली, मैं समझा था शायद इस तरह हलाकू एंड कंपनी वाले सामने आ जाएं, लेकिन उन्होंने अपने सारे कुत्ते तुम्हारी खिदमत में तोहफतन पेश कर दिए और अब तुम मुंतज़िर हो कि तुम्हारा शुक्रिया कबूल करने के लिए उनका नुमाइंदा तुम्हारे पास जरूर आएगा। अब इस पर गौर करना है जनाब के कुत्ते तोहफतन क्यों पेश किए गए। कब गौर करोगे? आपकी रहनुमाई का मुंतज़िर हूँ। मुझसे पूछकर कुत्ते पकड़वाए थे? फैयाज गुर्राया। मेरी नाक़िस अकल में यही आया था। तुमसे हिमाकत सरदर्द हुई है। बात दरअसल यह है जनाब। खामोश रहो। फैयाज के चेहरे पर बदमिज़गी के आसार नजर आए और वो खामोश हो गया। फैयाज ने थोड़ी देर बाद कहा, इन कुत्तों को यहाँ नहीं रखा जा सकता। तो फिर इन्हें छोड़ दिया जाए जनाब, ताकि वो लोग तुम्हारी बेबसी पर कहके लगा सकें। फैयाज खुद को काबू में रखने की कोशिश करता हुआ बोला, मेरी दानिश में तो यही बेहतर होगा कि तुम उनकी तवक्कुआत पर पूरे उतरो। मैं नहीं समझा जनाबे आली। इन कुत्तों में से किसी एक को इस्तेमाल करो, लेकिन ठहरो, खूब याद आया,
ओह मुझे सोचने दो, फैयाज हाथ उठाकर बोला। उसकी आंखों में चमक सी लहराई थी, जैसे किसी नए ख्याल ने झंझोड़ा हो। सुनो, वो थोड़ी देर बाद आहिस्ता से बोला, पिछले दिनों जमील स्क्वायर वाले बैंक में जो डाका पड़ा था, उसमें हमारे ट्रेंड कुत्ते मुजरिमों की तलाश में नाकाम रहे थे। तो शायद वो रुमाल जो टूटी हुई तिजोरियों के करीब पड़ा हुआ मिला था। गौरी ने अपने चेहरे पर फिक्रमंदाना कैफियत तारी करते हुए कहा, मुझे तफसील का इल्म नहीं, वो केस शाहिद के पास था। हाँ, रुमाल की बू पर कुत्तों को लगाया गया था, लेकिन जाहिर है कि वो किसी जगह से गाड़ी पर बैठकर फरार हुए होंगे। कुत्ते उस जगह से आगे नहीं बढ़ सके थे। लेकिन सवाल तो ये है कि कल तुम्हें पूरे शहर में एक ही कुत्ता क्यों मिला था और आज पूरे 40 अदद क्यों? जी हाँ, यही तो सवाल है। इसका जवाब कब तक मिलेगा? फैयाज ने फिर उसे तेज नजरों से घूरा। जनाबे अली, फजूल बकवास नहीं, फैयाज हाथ उठाकर बोला, फिर खुद भी उठकर धाड़ा, जाओ। गौरी बौखलाकर उठा और फिर चुपचाप चला गया। फैयाज दोबारा बैठकर हाँपने लगा। ऐसा ही शदीद गुस्सा था अपने मातहतों पर। कुछ देर बाद उसने फिर फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो। लहजा अब भी ठीक नहीं था। हाँ, शाहिद को भेज दो। रिसीवर क्रेडल पर पटक कर वो सिगरेट सुलगाने लगा। इंस्पेक्टर शाहिद के आने पर पूरे 3 मिनट लगे थे। फैयाज ने हाथ हिलाकर उसे बैठ जाने का इशारा किया। मूड खराब देखकर शाहिद भी कुछ नर्वस सा नजर आने लगा था। बैंक की डकैती वाले केस में क्या हो रहा है? फैयाज ने उससे नजर मिलाए बगैर पूछा। लहजा भी नरम ही था। शाहिद ने तवील सांस ली और बोला, कुत्ते नाकाम रहे थे, लेकिन उस गाड़ी का सुराग मिल गया है जो उन्होंने फरार होने में इस्तेमाल की थी। रिवाज के मुताबिक वो भी मसरूका रही होगी। फैयाज ने तंजिया लहजे में पूछा। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस नंबर की गाड़ी से मुतालिक कहीं कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई। अलबत्ता जिस नाम पर वो टैक्सेशन ऑफिस में रजिस्टर्ड है, उस नाम का कोई आदमी दर्ज कराए हुए पते पर नहीं मिल सका। अच्छा, फिर गाड़ी की शनाख्त 2 आदमियों ने की है जिन्होंने उन्हें फरार होते देखा था, लेकिन वो उनका हुलिया नहीं बता सके। बहरहाल 3 आदमी थे। फिलहाल उन्हें जहन्नुम में झोंको, मैं ये केस किसी और को दे दूंगा। तुम्हें हलाकू एंड को के कुत्तों के बारे में इल्म होगा? जी हाँ, 41 कुत्ते। गौरी का गधापन, उसने कुत्ते पकड़वाने शुरू कर दिए। हालांकि 24 घंटे उनकी निगरानी होनी चाहिए थी। अभी तक कोई ऐसी शहादत नहीं मिल सकी जिसकी बिना पर यह बावर किया जा सके कि किसी ने 10-11 बजे रात के बाद भी इन कुत्तों का ताकुब किया हो। हालांकि ये जरूरी था गौरी साहब को कम से कम। फैयाज ने शाहिद की बात काटते हुए कहा, अब तुम इसे देखोगे। डकैती वाला फाइल मुझे वापस कर दो। बहुत बेहतर जनाब, इन कुत्तों को ले जाओ। मैं हर कुत्ते के पीछे एक आदमी लगाऊंगा, ख्वाह 10 दिन तक ताकुब करना पड़े। शाहिद ने सर हिलाकर कहा, मैं गौरी को फोन कर रहा हूँ, वो तुम्हें तफसील बताएगा। फैयाज ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे इस गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हो। शाहिद उठ गया। 1 घंटे के अंदर अंदर सारे कुत्ते एक एक करके शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ दिए गए और हर कुत्ते के पीछे एक आदमी था। आज सुलेमान ने मूंग की खिचड़ी पकाई थी। जोसेफ खाने बैठा तो आपे से बाहर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सुलेमान को फाड़ खाएगा। क्यों, क्या हो गया? सुलेमान ने पूछा। नहीं खाएगा, जोसेफ मेज पर हाथ मारकर बोला, मूंग का डाल। अबे जुबान संभाल, साहब की नकल करेगा? साला इससे हमारा पेट फूल जाता है। पहले क्यों नहीं फूलता था? हम नहीं जानता। बैंगन का भरता खाएगा? ये क्या उठा, तुम्हारी शक्ल का उठा? खाना दे, उल्लू का पट्टा। जोसेफ झल्ला कर चीखा। इमरान ख्वाबगाह में था। जोसेफ की आवाज पर बाहर निकल आया। इतना सन्नाटा क्यों है? उसने इन दोनों से पूछा जो एक दूसरे को फाड़ खाने वाले अंदाज में घूरे जा रहे थे। ये नवाबजादे मूंग की खिचड़ी नहीं खाएंगे, सुलेमान ने तल्ख लहजे में कहा। तो इसमें सोग मनाने की क्या बात है? जरा गुलगपाड़ा मचाओ ताकि मालूम हो कि इस फ्लैट में भी आदमी रहते हैं। और तू ओ शब तारीख के बच्चे, मूंग की खिचड़ी हरगिज नहीं खाएगा। चल मेरे साथ। ओके बॉस। जोसेफ दांत निकाल कर उठ खड़ा हुआ। इमरान बाहर जाने के लिए पहले ही से तैयार था। दोनों सड़क पर आए। इमरान के पास इन दिनों सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट कार थी। आजकल वो हर माह गाड़ी बदल रहा था। कभी कोई नया मॉडल देखा जाता और कभी कोई सड़ी बसी पुरानी कार। उसने जोसेफ को अपने बराबर बैठने का इशारा करते हुए इंजन स्टार्ट किया। मैं बहुत भूखा हूँ बॉस, लिहाजा कितनी देर में मर सकेगा? इमरान ने सर हिलाकर पूछा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। जोसेफ मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगा था। इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा, काले कुत्ते के बाएं पैर में अगर जोंक चिमट जाए तो तुम्हारी जुबान में उसे क्या कहेंगे? बॉस मैं भूखा हूँ, काले कुत्ते और जोंक की बात ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। हाराकारी, खुदा मुझे गारत करे अगर मेरे कान बहरे ना हो जाएं। बॉस तुम इतने जालिम क्यों हो गए हो?
मैं पूछ रहा था कि उस कुत्ते को क्या कहेंगे? तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तस्दीक करना चाहता था, मैंने गलत नाम तो नहीं लिया, ठीक नाम लिया है, लेकिन ऐसे हालात में जबकि मैं भूखा हूं। क्या ये भी किसी किस्म की नहुसत की अलामत है? कहत की अलामत है बॉस। 1946 में तुम पेरिस में थे? हाँ, मैं वही था बॉस। क्या जमाना था। एक हैवी वेट बॉक्सर की हैसियत से मैंने वहां कितना नाम कमाया था। और उस जमाने में 6 अज़दे तेरा खून में नहीं चूसते थे। 6 अज़दे? जोसेफ ने मुतय्यराना पलकें झपकाई। हाँ, जो मेरे सीने पर मुंह दलते हुए तेरे हलक में उतर जाते हैं। ओ, 6 बोतलें? जोसेफ ने दांत निकाल दिए और फिर ठंडी सांस लेकर बोला, हाँ बॉस, उस जमाने में मैं तफरीन भी नहीं पीता था। अगर तू उस जमाने में होश में रहा होगा तो मुझे यकीन है कि तूने हाराकारी का जिक्र जरूर सुना होगा। पेरिस, हाराकारी? जोसेफ आहिस्ता से बड़बड़ाया और कुछ सोचने लगा, फिर चौंक कर बोला, आहा, तुमने तो सचमुच मेरी भूख ही उड़ा दी। देखा तूने? इमरान चहका, यही वक्त है पेट भरने का। तू खाता जाएगा और तेरी याददाश्त ताजा होती जाएगी। कार की रफ्तार कम हुई और उसे फुटपाथ से लगाकर रोक दिया गया। कुछ देर बाद वो दोनों पिक्सीज की एक मेज के गिर्द नजर आए। जोसेफ लंच कर रहा था और इमरान हवन्नकों के से अंदाज में चारों तरफ देखता हुआ टांगे हिलाए जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे पहली बार कोई देहाती किसी अच्छे होटल में दाखिल हुआ हो। जोसेफ खामोशी से खाता रहा। लंच के इख्तिताम पर इमरान ने कहा, मूंग की दाल की कीमत 10 रुपए फी मन बढ़ गई है। हम पेरिस की बात कर रहे थे बॉस। जोसेफ उसे गौर से देखता हुआ बोला, खैर पेरिस ही सही। इमरान ने ठंडी सांस ली। हाराकारी? मुझे याद आया, वो कालू को बदनाम करने की एक नापाक साजिश थी। हाराकारी? हाँ बॉस, वो कालू के लिए कहत की अलामत है। वो सफेद फार्म लोग क्या जाने कि जोंक और काले कुत्ते का क्या मतलब होता है। पेरिस में ऐसे कई काले कुत्ते देखे गए थे जिन पर हाराकारी लिखा हुआ था, और जिस घर में भी कोई ऐसा कुत्ता दाखिल हुआ वहां कोई ना कोई मर जरूर गया था। जोसेफ खामोश होकर कुछ सोचने लगा था। उसका सर झुका हुआ था और आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद उसने सर उठाया और उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो इमरान की पुश्त पर देख रहा था। इमरान तेजी से मुड़ा। ओह, हेलो फैयाज। वो भौकलाए हुए अंदाज में उठकर फैयाज से बगलगीर हो जाने की कोशिश करता हुआ बोला। फैयाज ने खामोशी से पीछे हटकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया था। ठीक है, ठीक है, इमरान ने मुसाफा करते हुए कहा। बहुत अच्छे मौके पर आए हो प्यारे दोस्त। मेरा पर्स दूसरे कोट की जेब में घर पर ही रह गया है। फैयाज उसे घूरता हुआ तीसरी कुर्सी पर बैठ गया और जोसेफ उठता हुआ बोला, क्या मैं बाहर ठहरूं बॉस? हाँ हाँ ठीक है, जाओ, फैयाज ने हाथ हिलाकर कहा और इमरान ने मुस्कुराकर जोसेफ को आंख मारी। वो चुपचाप बाहर चला गया। तुम अभी उससे क्या गुफ्तगू कर रहे थे? फैयाज ने इमरान को सर्द लहजे में मुखातिब किया। क्यों बताऊं, तुम सारे में कहते फिरोगे। इमरान शर्मा कर बोला, क्या तुम कभी आदमियत के जामे में नहीं होते? सोते वक्त, शायद इसे स्लीपिंग सूट कहते हैं अंग्रेजी में। मैं बहुत परेशान हूँ। फैयाज उसकी ऊट पटांग को नजरअंदाज करता हुआ बोला। क्या 11वीं खुशी होने वाली है घर में? इमरान ने पुरमुसरत लहजे में पूछा। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। मैं समझ गया, इमरान सर हिलाकर बोला, लेकिन हलाकू एंड कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर मैं नहीं हूँ। तो तुम्हें इल्म है? फैयाज ने तवील सांस ली। सारे शहर को इल्म है सुपर फैयाज। आखिर तुम मुझे ही क्यों आंखें दिखाते हो? हालांकि आंखें दिखाने वाला शेर पढ़ दूं तो तुम मुझे शूट कर दोगे। लेकिन सारे शहर को इल्म नहीं कि 41 कुत्तों के साथ मेरे 41 आदमी 3 दिन से गायब हैं। क्या मतलब? इंस्पेक्टर शाहिद समेत 41 आदमी। ये इत्तला मेरे लिए बिल्कुल नई है। मैंने तो वहीं से बाकी आइंदा कर दिया था जब तुमने कुत्ते पकड़वाने शुरू किए थे। इसके बाद शाहिद ने हर कुत्ते के पीछे एक आदमी लगा दिया था। उस वक्त तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली थी जिसके मुताबिक उन कुत्तों का ताक़ुब किसी ने 1 बजे शब के बाद किया हो, और वो सब 3 दिन से गायब हैं। हाँ, अब तुम 2 आदमियों के पीछे कुत्ते लगा दो, क्या याद करेंगे? मैं नाहक आया तुम्हारे पास, फैयाज ने उठते हुए कहा। बैठो बैठो, वो 41 कुत्तों का ताक़ुब कर रहे होंगे और तुम मेरा ताक़ुब करते फिर रहे हो। अब ये समझ में नहीं आता कि हम में से कुत्ता कौन है। फैयाज उसे घूरता हुआ दोबारा बैठ गया। क्या पियोगे? इमरान ने बड़े प्यार से पूछा। तुम्हारा खून। बीवी की सोबत में जुबान भी बेगमाती होती जा रही है। अपनी खबर लो प्यारे फैयाज। तुम जोसेफ से कुत्ते के बारे में क्या पूछना चाहते हो? तुम हलाकू एंड कंपनी के बारे में क्या जानते हो? बगदाद पर हमला किया था इस नांजार ने और तहस नहस करके रख दिया था, और अब कुत्ते पाल रहा है शायद। वैसे फैयाज साहब, उन 41 आदमियों को सब्र कर लो। क्यों? हलाकू एंड कंपनी हाराकारी का नया रूप मालूम होता है। ये क्या भला है हाराकारी? इमरान ने तवील सांस लेकर कहा।
अफ्रीका के बाद हिस्सों में कहत की अलामत को कहते हैं। एक ऐसा स्याह कुत्ता जिसकी बाईं टांग में जोंक लिपट गई हो। उससे इस मामले का क्या ताल्लुक? खामोशी से सुनो। उन स्याह कुत्तों पर हाराकारी तहरीर होता था। जिस घर में इस किस्म का कोई कुत्ता दाखिल होता वहां कोई ना कोई कुदरती या गैर कुदरती मौत जरूर मरता था। तो कब की बात है? 1946। बहरहाल मुकामी आदमियों ने झिल्लाकर कालों की बस्ती पर हमला कर दिया। इसी तरह 300 काले मारे गए। मुकामी लोगों का ख्याल था कि कोई अफ्रीकी जादूगर उन्हें खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। असल वाकये की तरफ जल्दी से आ जाओ, फैयाज ने घड़ी पर नजर डालते हुए मुस्तरबाना कहा। असल वाकया? इमरान ने हैरत से पलकें झपकाई। हाँ, क्या वो हकीकतन कोई अफ्रीकी जादूगर था? फैयाज, क्या तुम मुझे अफ्रीकी जादूगर समझते हो? फिर उलझने लगे। फैयाज ने आंखें दिखाई। चाय पियो और घर जाओ। मेरे पास तिलिस्मी आईना नहीं है कि तुम्हें धड़ाधड़ अहवाले जहां से आगाह करता रहूंगा। मैं तो ये बता रहा था कि एक बार पेरिस भी कुत्तों की तफरीगा बन गया था और सफेदों ने 300 काले मार दिए थे। बहरहाल तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? फैयाज उसे घूरता हुआ बोला। मैंने ये तो नहीं कहा, इमरान ने शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन अगर ये सर सुल्तान के महकमे का केस बन गया तो फिर तुम मुझे गोली तक मार देने पर नजर आओगे। मुझे इससे कतन कोई सरोकार न होगा। मुझे सिर्फ अपने 41 आदमियों की फिक्र है। 42वां मुझे शुमार करो। फैयाज खामोश हो गया, लेकिन इमरान को टटोलने वाली नजरों से देखे जा रहा था। फिर कुछ सोचता हुआ यकबैक उठा और खामोशी से बाहर चला गया था। इमरान के होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट दिखाई दी थी और फिर वो अहमकाना अंदाज में सदर दरवाजे को घूरने लगा था। इतने में जोसेफ दिखाई दिया। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जिसे उसने इस तरह पकड़ रखा था जैसे गिरफ्त ढीली पड़ते ही हाथ से निकल जाएगा। करीब पहुंचकर उसने उसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। किसी ने शायद जल्दी में 2 सितरे पेंसिल से घसीट दी थी। यकीनन तुम 42वें आदमी होगे। अगर इस चक्कर में पड़े कोई कुत्ता तुम्हें भी ले जाएगा। किसने दिया? इमरान उठता हुआ बोला। बाहर खड़ा है बॉस, कहता है 2 दिन से भूखा हूँ। जोसेफ ने मकबूम लहजे में कहा। इमरान सर पकड़कर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ बॉस? जो कुछ देना है दे दो, मैं उसे दे आऊं। उसे यहीं बुला लाओ, इमरान ने नरम लहजे में कहा और सर खुजाने लगा। जोसेफ बड़ी तेजी से मुड़ा था और इमरान ने वेटर को इशारे से बुलाकर बिल तलब किया था। जोसेफ 2 मिनट से पहले वापस ना आ सका। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या उसने होटल इंटरकॉन्टिनेंटल की फरमाइश की है? इमरान ने भौंकला कर पूछा। नहीं बॉस, वो गायब हो गया। बैठ जा परकटे कव्वे, क्या कहा था उसने? मेरे सामने उसने कुछ लिखा था और मुझे देकर कहा था कि तुम्हारे बॉस अक्सर मुझे खैरात देते रहते हैं। हुलिया क्या था? हुलिया? पता नहीं बॉस, बस वो गरीब आदमी था, मैले कुचैले लिबास में। अंग्रेजी बड़ी रवानी से बोल सकता था। इसी पर तो मुझे अफसोस हुआ था बॉस। मैंने यहाँ देखा है कि अंग्रेजी बोलने वाले सफेद पोश और अच्छी हैसियत के लोग होते हैं, लेकिन ये तहरीर तो उर्दू में है। ये तुम लोगों का अपना मामला है बॉस, मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ लोग तो एक ही वक्त में उर्दू और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ये इमरान कुछ कहते कहते रुक गया। कागज का टुकड़ा बड़ी एहतियात से तह करके नोटबुक में रखते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और प्लेट में बिल की कीमत रखकर उठ गया। दोनों बाहर निकले। वो अच्छी तरह समझता था कि उसे पर्चा भिजवाने वाला हकीकतन कैप्टन फैयाज का ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक न सिर्फ आया होगा बल्कि उसने दोनों की गुफ्तगू भी सुनी होगी, वरना वो 42वें आदमी का हवाला क्यों कर दे सकता। क्लाडिया बेली फार्म हाउस के पाए बाग में खड़ी उस शख्स की निगरानी कर रही थी जो नायाब फूलों के बीज क्यारियों में डाल रहा था। बेली का ख्याल था कि वो ऐसे बीज चुरा कर फरोख्त कर दिया करता है। क्लाडिया बेली फार्म जैक्सन बेली की लड़की थी। शहर से बाहर उन लोगों का एक बहुत बड़ा फार्म था जिसमें ज्यादातर केलों और तरकारियों की काश्त होती थी। जैक्सन बेली 40 साल कबल यूरोप के किसी मुल्क से यहाँ पादरी की हैसियत से आया था और फिर यहीं का होकर रह गया था। एक मुकामी ईसाई खातून से शादी करके वो मुतमईन जिंदगी गुजारने लगा था। उसका ख्याल था कि मशरिक सुकून का गहवारा है और मशरकी औरत ख्वाह किसी मजहब से ताल्लुक रखती हो बेहतरीन बीवी साबित होती है। मिसेस बेली उसके मयार पर पूरा उतरी थी। उससे सिर्फ क्लाडिया पैदा हुई थी जिसने रंगत बाप की पाई थी और गहरी से आंखें माँ की तरफ से हिस्से में आई थी। दिल की भी बुरी नहीं थी, लेकिन ये शख्स जो इस वक्त क्यारियों में बीज डाल रहा था उसे कभी अच्छा न लगा था। पिछले 3 माह से वो उसे फार्म पर देख रही थी। भीख मांगता हुआ वहाँ आया था और उसके बाप के लान तान करने पर उन्हीं के यहाँ उसने नौकरी कर ली थी। पादरी ने कहा था कि वो इतना मजबूत और हट्टा कट्टा होकर भी क्यों मांगता है, जब कहीं कोई काम ही ना मिले तो पेट क्यों कर पाला जाए।
जैक्सन बेरी को एक मजदूर की जरूरत थी, लिहाजा उसे काम मिल गया। न जाने क्यों क्लाडिया को ऐसा महसूस होता जैसे उस आदमी के जाहिर और बातिन में जमीन और आसमान का फर्क हो। ये उसकी छठी हिस्स थी, वरना अभी तक वो उसके खिलाफ कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी थी। इस वक्त भी वो हस्बे आदत उसकी टो में थी, अपनी ख्वाबगाह की खिड़की से इस तरह उसकी निगरानी कर रही थी कि उसकी नजर उस पर ना पड़ने पाए। उनका ये फार्म कवि शाहरा के किनारे ही वाक़ था और वो उस खिड़की से सड़क पर भी देख सकती थी। अचानक फार्म के फाटक पर एक बड़ी सी बंद गाड़ी आ रुकी और उसका हॉर्न बजाया जाने लगा। क्लाडिया ने उस मजदूर को चौंकते देखा जो क्यारियों में बीज डाल रहा था। फिर वो उठकर फाटक की तरफ देखने लगा। इसके बाद उसने बीज डालने का सामान वहीं फेंका था और दौड़ता हुआ फाटक की तरफ चला गया था। क्लाडिया की नब्ज तेज हो गई। गाड़ी के करीब पहुंचकर मजदूर ने इधर उधर देखा और अपने ढीले ढाले कुर्ते के नीचे से कोई चीज निकालकर ड्राइवर को थमा दी थी और फिर दौड़ता हुआ अंदर चला आया था। इतने में क्लाडिया भी बरामदे में पहुंच चुकी थी। क्या बात है? उसने मजदूर से सख्त लहजे में पूछा। वो लोग प्यासे हैं मेम साहब, पानी चाहिए। क्लाडिया ने तवील सांस ली। अब वो जग में पानी और ग्लास लिए गाड़ी की तरफ दौड़ा जा रहा था। क्लाडिया उसे देखती रही। वो सोच रही थी कि वापसी पर उससे पूछेगी कि पहले उसने कुर्ते के नीचे से क्या चीज निकालकर ड्राइवर को दी थी। ड्राइवर पानी पीकर नीचे उतरा और गाड़ी का पिछला हिस्सा खोलकर एक बड़ा सा एल्सीशियन कुत्ता नीचे उतारा और उसकी जंजीर मजदूर के हाथ में थमा दी। एक बार फिर क्लाडिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी चली गई और मजदूर कुत्ते की जंजीर थामे वापस हुआ। गिलास उसने जग में डाल दिया था। दाहिने हाथ में कुत्ते की जंजीर थी और बाएं हाथ में जग। ये कैसा कुत्ता है? क्लाडिया ने गुस्सीले लहजे में पूछा। वो लोग देख रहे हैं रास्ते में कहीं आवारा फिर रहा था मेम साहब, जंजीर समेत। ये तो मैंने नहीं पूछा मेम साहब, तुमने ले क्यों लिया? पापा कुत्ते नहीं पालते। अब मैं क्या करूं मेम साहब, वो दे गया। इतना सिधाया हुआ कुत्ता जंजीर समेत आवारागर्दी नहीं कर सकता। ठहरो, मैं पापा से कहती हूँ। साहब खफा हुए तो मैं इसे नहीं रखूंगा मेम साहब। थोड़ी देर बाद उस कुत्ते के गिर्द भीड़ लग गई। पादरी जैक्सन कह रहा था, मैंने इतना सीधा कुत्ता आज तक नहीं देखा। अजनबियों में कितने सुकून से खड़ा है। दफतन क्लाडिया चौंक पड़ी और पादरी को अलग ले जाकर बोली, कहीं कुत्ता हलाकू एंड को से ताल्लुक न रखता हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सिधाया हुआ अल्सीशा ने अतराफ में कहा। फिर इसका क्या करें? क्लाडिया ने कहा और मजदूर को आवाज दी। वो कुत्ते समेत करीब चला आया और कुत्ता आते ही क्लाडिया के पैरों के करीब बैठ गया। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो साल से उसकी मालिका हो। अजीब है, वो आहिस्ता से बड़बड़ाई और मजदूर से पूछा, तुमने अपनी जेब से क्या चीज निकाल कर ड्राइवर को दी थी? माचिस साहब, उसने माचिस मांगी थी सिगरेट सुलगाने के लिए और वो प्यासा भी था। जी मेम साहब, पानी से पहले वो माचिस नहीं मांग सकता। जी मेम साहब, अब मैं क्या जानूं, या तुम झूठे हो या वो प्यासा हरगिज नहीं था। क्यों फजूल बहसों में पड़ी हो? पादरी ने झुंझुला कर कहा। ये आदमी मुझे शुरू ही से पुरस्कार मालूम होता रहा है। क्लाडिया ने इस बार उर्दू में नहीं कहा था। अहमक हो तुम, जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब कर बैठी हो। किसी दिन ये कोई बड़ी हरकत करेगा। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। किस बारे में? कुत्ते से मुताल्लिक। मुझे ये अच्छा लग रहा है। पादरी चला गया और क्लाडिया मजदूर को घूरती हुई बोली, अच्छी बात है, इसकी देखभाल तुम ही करोगे। बहुत अच्छा मेम साहब, वो खुश होकर बोला। एक माचिस के बदले क्या बुरा है? माचिस के बदले? और क्या, उसने माचिस वापस कब की थी? माचिस बकवास है, मुझे यकीन नहीं। वो तुम्हारा पुराना शनासा मालूम होता था। हॉर्न भी उसने मखसूस अंदाज में बजाया था और मुझे याद पड़ता है कि अक्सर इसी अंदाज के हॉर्न आसपास सुनती रही हूँ। क्या आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं मेम साहब? इस बेतुके सवाल का मतलब? मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम रखकर नौकरी से अलग करना चाहती हैं? क्लाडिया से इस बात का कोई फौरी जवाब न बन पड़ा। आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मजदूर ने गमनाक लहजे में कहा। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। क्लाडिया तबाह नम दिल थी, भौंकला गई। अरे तुम रोने क्यों लगे? मैं तुमसे नफरत नहीं करती, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। लेकिन वो रोता ही रहा। कुत्ता उठकर उसके पास गया और उसे सूंघने लगा। फिर क्लाडिया की तरफ मुंह करके बैठ गया और क्लाडिया को ऐसा लगा जैसे कुत्ता उसके लिए मगबूम हो, क्लाडिया से इल्तिजा कर रहा हो कि अब वो उसका मजीद दिल ना दुखाए। न जाने क्यों क्लाडिया की आंखें भी भर आईं और उसने वहां से हट जाना ही मुनासिब समझा। रात तक वो इसके मुतालिक सोचती रही थी। हो सकता था कि अपने बयान के मुताबिक उसने ड्राइवर को माचिस ही दी हो। फिर उसकी तरफ से गैर मुतमईन क्यों थी? उसे चोर क्यों समझती थी? वो हमेशा इस फिक्र में क्यों रहती थी कि किसी तरह उसकी कोई चोरी पकड़ ले।
वो अपने जहन को कुरेदती रही, लेकिन उसे चोर समझ लेने का कोई माकूल जवाब हाथ ना आया। उलझती रही हत्ता के नींद ही उड़ गई। कभी उठकर खिड़की के करीब जाकर खड़ी होती और कभी बिस्तर पर लेट जाती। 2 बज गए, लेकिन नींद नदारे। थक हार कर टेबल लैंप की लाइट ऑन करने ही जा रही थी कि किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न बजाने का वही मखसूस अंदाज था जो वो सुबह सुन चुकी थी। बिस्तर से उछलकर वो खिड़की पर आई और फार्म के फाटक की सिमत अंधेरे में आंखें फाड़ने लगी। मतला गुबार आलूद न होने की बिना पर तारों की छांव खासी खुली हुई थी। उसने देखा कि कोई फाटक की तरफ जा रहा है। बस फिर वो अजीब से हिजान में मुब्तला हो गई। बहरहाल कमरे से बाहर निकल जाने का फैसला उसने फौरी तौर पर किया था। कुछ सोचे समझे बगैर उसने नाइट गाउन पहना और बरामदे में निकल आई। फिर आगे बढ़ ही रही थी कि बाप की गुर्राहट सुनाई दी। तुम कहाँ जा रही हो? वो क्लाडिया मुड़कर हकलाई। वो गाड़ी, बिल्कुल उसी तरह का हॉर्न। और वो बकवास मत करो, जाओ अपने कमरे में। क्लाडिया बुरी तरह भकड़ा गई। पादरी ने कभी उससे ऐसे खराब लहजे में गुफ्तगू नहीं की थी। वो सिसकियां लेती हुई अपने कमरे में वापस आ गई और बिस्तर पर गिरकर किसी नन्ही सी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इमरान ने बहैसियत X2 अपने माहतहतों को हिदायत कर दी थी कि कोई उसकी तरफ रुख भी ना करे। वो अच्छी तरह समझता था कि जिसने 42वें कुत्ते वाली धमकी दी थी वो अब उससे बेखबर ना होगा। फिर जब जूलियाना फिट्जवाटर ने उसे रिंग करके X2 की उस हिदायत से मुताल्लिक बताया तो उसने अहमकाना अंदाज में हंसकर कहा, तुम्हारे चीफ को शैडोफोबिया हो गया है। यकीनन उसने ख्वाब में देखा होगा कि कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है। जूलिया उसकी बकवास को नजरअंदाज करके बोली, तुम साइको मेंशन की तरफ भी नहीं आओगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि अपना फ्लैट छोड़कर कहीं और मकान ले लो। क्यों? जूलिया ने पुरशौक लहजे में पूछा। जब बहुत दिनों बसूरने का मौका नहीं मिलता तो तुम्हारी शक्ल देखने को जी चाहता है। तुम गधे हो। जूलिया भन्ना गई। ना होता तब भी क्या फर्क पड़ता? X2 ने इस किस्म के अहकाम क्यों जारी किए हैं? लात मारने लगा हूँ, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो ब्लैक जीरो के नंबर डायल कर रहा था। दूसरी तरफ से फौरन जवाब मिला, रिपोर्ट, कैप्टन फैयाज के उन 41 आदमियों का सुराग अभी तक नहीं मिल सका। अब वो इस खबर को प्रेस में देने जा रहा है। क्या न्यूज रिलीज कर दी? मेरी मालूमात के मुताबिक 1 घंटे बाद कर देगा। सिलसिला मुनक़ता करके उसने कैप्टन फैयाज के नंबर डायल किए, लेकिन वो इस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं था। 15-20 मिनट इंतजार करके दोबारा उससे राब्ता कायम करने की कोशिश की। कौन है? दूसरी तरफ से फैयाज ही की आवाज आई, खुदाई फौजदार। ओहो, क्या बात है? सुना है कि तुम तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार देने जा रहे हो। खबर प्रेस को दे दी गई है। क्या इससे शहर में हिरास नहीं फैलेगा? मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। तुमसे जवाब तलब किया जा सकता है। जवाब तलब करने वालों ही के हुक्म से ये हुआ है। ओह अच्छा, और कुछ? 40 और अली बाबा की खुदा हिफाजत करे। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? टाटा। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता करके जोसेफ को आवाज दी। वो कमरे में दाखिल होकर बुत की तरह खड़ा हो गया। वर्दी पहनो, दोनों रिवॉल्वर साथ लो और मुझे एस्कॉर्ट करो, इमरान ने उससे कहा। जोसेफ ने एड़ियां बजाई और घूमकर बाहर निकल गया। करीबन आधे घंटे बाद इमरान इस शान से बाहर नजर आया कि जोसेफ की मोटरसाइकिल उसके कार के आगे आगे चल रही थी और कार इमरान के बजाय सुलेमान ड्राइव कर रहा था। इमरान पिछली सीट पर इस तरह अकड़ा बैठा था जैसे सचमुच किसी वायली रियासत की औलाद हो। गाड़ी में 2 अकबनुमा आईने थे। एक को उसने इस तरह सेट किया था कि पीछे आने वाली गाड़ियों पर नजर रख सके। दफतन सुलेमान ने पूछा, बारात कहाँ जाएगी साहब? सुलेमान, आज तुझे मालूम होगा कि तेरे हलक से जो तर ग़िज़ाएं उतरती हैं उनके लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? रात से मेरा पेट खराब है, मुझे तो आप माफी कर दें। पेट ठीक होने का सिर्फ यही एक तरीका है, तू तरने वाले हलक से उतारना छोड़ दे। मूंग की दाल का बदला मैं आज जरूर लूंगा। आप घर में खाना कब खाते हैं? सुलेमान ने रुहासी आवाज में कहा। जब भी खाता हूँ मूंग की दाल ही की इत्तला मिलती है। अब मैं इसको क्या करूं कि वो दिन मूंग की दाल ही का होता है। सुलेमान, जनाबे अली, यूं ही बेमकसद सड़क पर चक्कर काटना है और वो कलूटा किसी और तरफ मुड़ गया तो? जिस तरफ भी मुड़े मुड़ते रहो। अल्लाह रहम करे मेरे हाल पर। आज जान गई, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां जोसेफ रुके वहीं गाड़ी रोक देना, फिर उतरकर भागूं या सीट पर लेट जाऊं, जैसा मौका हो। अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। जरूर माफ करेगा कि तू खुद तो पुलाव उड़ाता है और मुझे मूंग की दाल पर टरखाने की कोशिश करता है। पुलाव वगैरह आप ही के लिए तो पका कर रखता हूँ, जब आप खाने के वक्त मौजूद ही ना हो तो क्या करूं, खुद जहर मार करना पड़ता है।
अचानक जोसेफ ने गली में अपनी मोटरसाइकिल मोड़ दी और सुलेमान उसे बुरा भला कहता हुआ उसी तरफ मोड़ने लगा। जोसेफ ने उसी गली में मोटरसाइकिल रोकी थी। इमरान ने सुलेमान से कहा, अब तुम भी रुक जाओ। सुलेमान ने गाड़ी रोक दी। जोसेफ मोटरसाइकिल एक किनारे खड़ी करके गाड़ी की तरफ आ रहा था। अब तुम दोनों यहाँ से खिसक जाओ। इमरान ने सुलेमान से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर साहब वापसी कब होगी? क्यों? फिल्म खोतेदा पुत्र सिल्वर जुबली हफ्ता मना रही है, मैंने अभी तक नहीं देखी। अबे तो क्या 2-4 दिन मुसलसल देखते रहने का इरादा है? जब तक फिल्म पूरी तरह समझ में नहीं आ जाती देखता रहता हूँ। हरामखोर, कहते हुए इमरान ने पर्स निकाला और 10 का एक नोट उसके हवाले करता हुआ बोला, इसमें पूरा ना पड़े तो कर्ज उधार कर लेना, वापसी पर अदा कर दूंगा। अल्लाह आपको हमेशा कुंवारा रखे। सुलेमान ने नोट लेकर दुआ के लिए दोनों हाथ उठाते हुए कहा। जोसेफ गाड़ी के करीब गुमसुम खड़ा उन्हें घूरे जा रहा था। इमरान गाड़ी से उतर गया और जोसेफ ने उसकी जगह ले ली। पीछे बैठेंगे लाट साहब? सुलेमान बड़बड़ाया, जैसे मैं उसके बाप का नौकर हूँ। हाँ, तुम हमारा बाप का नौकर है। जोसेफ इमरान की तरफ हाथ उठाकर बोला, देखो मरदूद, अगर मेरी अदम मौजूदगी में तुम दोनों ने झगड़ा किया तो वापसी पर चमड़ी उधेड़ दूंगा। इमरान ने उन्हें घूंसा दिखाकर कहा, अब दफा हो जाओ यहाँ से। सुलेमान ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। इमरान ने आगे बढ़कर मोटरसाइकिल संभाली। उसने ये खिड़ाग इसीलिए फैलाया था कि अपनी पोजीशन का अंदाजा कर सके। हकीकतन इस वक्त उसका ताक़ुब नहीं किया गया था, लिहाजा यही समझा जा सकता था कि वो आदमी जिसने 42वें कुत्ते वाली धमकी दी थी दरअसल फैयाज ही का ताक़ुब करता हुआ इस रेस्टोरेंट तक पहुंचा था। अगर इस वक्त उसका ताक़ुब नहीं किया गया था तो इसका मतलब यही हो सकता था कि उन लोगों की नजरों में इमरान की कोई अहमियत नहीं थी। अगर वो इसके कारनामों का इल्म भी रखते थे तो अपनी महफूज पोजीशन की पेश नजर उन्हें इसकी कतन परवाह नहीं थी। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गली पार करके दूसरी सड़क पर आ निकला। उसे अपने एक पुराने दोस्त डैनी विल्सन की तलाश थी। वही डैनी विल्सन जिसने एक बार अपने सुधाए हुए जानवरों समेत उसके साथ चक्राल का सफर किया था। इमरान की दानिश में वो अपने वक्त का बेहतरीन ट्रेनर था। उसके सुधाए हुए जानवरों की मांग अक्सर दूसरे ममालिक से भी आती थी। इमरान ने फोन पर उससे कई बार राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई असिस्टेंट यही कहता रहा था कि वो घर पर मौजूद नहीं है। आखिरी बार जब इमरान ने अपना नाम बताया तो असिस्टेंट ने बड़ी बेचैनी से कहा था, मास्टर इमरान है तो आप यकीनन इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकेंगे। मिस्टर डैनी विल्सन शायद किसी बड़ी दुश्वारी में पड़ गए हैं। पिछले 6 माह से वो कई दिन बाद सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आदमियों में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस कहानी पर इमरान के कान खड़े हुए थे और उसने उससे कहा था कि वो जल्द ही उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। क्लाउडिया बेली की सुबह बड़ी नाखुशगवार थी। बाप की छड़की ने अभी तक उसका मूड ठीक नहीं होने दिया था। नाश्ता उसने ख्वाबगाह में ही किया और मामूल के मुताबिक पाई बाग में भी ना गई। 3 बजे के करीब रोते रोते सो गई थी। जैक्सन बेली का रवैया इसलिए बिल्कुल नया था। उसने कभी उससे तल्ख लहजे में भी गुफ्तगू ना की थी, चाहे जाए के इस तरह डांटना। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तबीयत की इस कबीरजी को कहीं न कहीं झटकना ही था। बराह रास्त बाप से नहीं उलझ सकती थी, लेकिन बहरहाल अपनी किसी न किसी हरकत के जरिए ये तो जताना ही चाहती थी कि बाप के रवैये का उस पर क्या रद्द अमल हुआ है। 9 बजे उसने गैराज से छोटी सी गाड़ी निकाली और घर से निकल खड़ी हुई। आज वो खबीस मजदूर उसे कहीं भी ना दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर इस हाल तक पहुंची थी। उसका नाम जफर था, लेकिन वो उसे डफर कहती थी। उसकी गाड़ी का रुख हाईवे पर शहर की जानिब था। वो सोच रही थी कि पूरा दिन शहर में गुजार कर रात गए वापस आएगी, हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो उमूमन फादर बेली ही के साथ शहर जाती थी। कभी तनहा जाना होता तो वापसी पर देर ना लगाती। ज्यादातर एक औरत की शख्सियत उसे शहर की तरफ ले जाती थी, क्योंकि इसमें उसे अपनी अनजानी माँ की झलकियां मिलती थी। वो बिल्कुल उसी की तरह हंसने हंसाने वाली और शफीक औरत थी। जवान उम्र थी, लेकिन न जाने क्यों क्लॉडिया खुद को उसके सामने बच्चा महसूस करने लगती थी। हो सकता है माँ से किसी कदर मुशाबत ही उसकी वजह रही हो। वो एक एंग्लो बर्मेज औरत थी और उसका नाम रोशी था। उर्दू रवानी से बोल सकती थी। खुद क्लॉडिया जो यहीं की पैदावार थी, इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकती थी। वो एक फर्म में किसी अच्छे ओहदे पर फाइज थी और क्लॉडिया के तजुर्बे के मुताबिक जब चाहती ऑफिस छोड़कर घर बैठ रहती। कई बार वो उसके साथ फॉर्म पर भी आ चुकी थी। फादर जैक्सन बेली भी उससे वाकिफ था। उनकी मुलाकात कई साल पहले इत्तफाकन एक तकरीब के मौके पर हुई थी और दोनों दोस्त बन गई थी। शहर पहुंचकर उसने रोशी के फ्लैट का रुख किया। वो ऑफिस में थी। मुलाजमा ने उसका इस्तकबाल किया और फोन पर रोशी को उसकी आमद की इत्तला दी।
रोशी ने आधे घंटे के अंदर अंदर घर पहुंचने की कोशिश की थी। हेलो क्लॉडी डियर, कितने दिन बाद मैं तुम्हें याद आई हूँ, रोशी ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। बस इसी किस्म की चीजें क्लॉडिया को बेहद मुतासिर करती थीं। वो 10 साल की थी जब उसकी माँ हैजे में मुब्तला होकर अचानक मर गई थी। ममता की भूख ही ने उसे रोशी से इतना करीब कर दिया था। रोशी की गर्मजोशियों में उसे ममता की झलकियां मिलती थीं। थोड़ी देर बाद तय पाया कि वो किसी अच्छे होटल में लंच करेंगे। लेकिन ये तुम्हें हुआ क्या है, रोशी ने उससे पूछा। तुम इतनी मुजमिल और खोई खोई सी क्यों हो? कुछ भी नहीं, क्लॉडिया ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। खैर छोड़ो, थोड़ी देर बाद तुम खुद ही बता दोगी, वो उसका शाना थपक कर बोली। मुझसे तुम कभी कुछ नहीं छुपा सकती। इस पर क्लॉडिया सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई थी। 1:30 बजे वो नीग्रस के डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। यहाँ क्रॉकरी के सिवा हर चीज स्या थी। स्या फर्नीचर, स्या पर्दे, स्या गुलदान और अपनी रंगत समेत सर तपा स्या वेटर। ऐसे माहौल में सफेद क्रॉकरी ऐसी ही लगती थी जैसे कोई नीग्रस हंस पड़ी हो और उसके शफाफ दांत नुमाया हो गए हों। हम शायद यहाँ पहली बार आए हैं, क्लॉडिया ने कहा। इसके इफ्तिताह को सिर्फ 15 दिन हुए हैं और देखो इस गोशे में निकल चलो, एक मेज खाली नजर आ रही है, रोशी ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ था जैसे 1 सेकंड की भी देर हो जाने पर वो मेज हाथ ना आएगी। बड़ा अजीब माहौल है यहाँ का, क्लॉडिया ने कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा। मुझे पसंद है, रोशी ने कहा और मेन्यू उठाकर देखने लगी। क्लॉडिया चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। दफतन चौंक पड़ी। बाएं जाने वाले गोशे में एक ऐसा आदमी दिखाई दिया था कि पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ सका, लेकिन वो 100% जफर ही था। बेहतरीन किस्म के सूट में मलबूस वो उसे महज मुशाबत ही तस्वुर करके नजरअंदाज कर देती, लेकिन जफर की एक मखसूस आदत की बिना पर वो ऐसा ना कर सकी। वो थोड़े थोड़े वक्फे से अपने दाने के बाएं गोशे को भींचते रहने का आदी था। इस वक्त भी उसकी यही कैफियत थी। किसी गहरी सोच में मालूम होता था। क्लॉडिया ने किसी कदर झुकते हुए गुलदान को अपने सामने रख लिया। उसका ख्याल था कि इस तरह जफर उसका पूरा चेहरा ना देख सकेगा। ये मेन्यू देखो, दफतन रोशी ने उसे मुखातिब किया। रोशी की पुश्त जफर की तरफ थी। ओ हाँ, क्लॉडिया चौंक कर मेन्यू की तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझे बताओ क्या बात है, रोशी उसे टटोलने वाली नजरों से देखती हुई बोली। मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ रोशी डियर। क्यों? यहाँ इस वक्त एक ऐसा आदमी मौजूद है जो मेरे फार्म पर मजदूर की हैसियत से काम करता है। ओहो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या तुम फादर से छुपकर शहर आती हो? नहीं तो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो एक शिकस्ता हाल मजदूर है जो 8-8 दिन तक शेव नहीं कर सकता, फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ऊंची सोसाइटी का फर्द हो। कहाँ है? अपनी पोजीशन बदल लो, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशी उठकर उसकी दाएं जाने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब वो देखो उस कोशे में। ओहो, रोशी चौंक पड़ी, फिर उसे हंसी आ गई और उसने कहा, अगर तुम उस आदमी के मुतालिक कह रही हो जो अपनी मेज पर तन्हा है तो ये तुम्हारा वहम ही होगा। हाँ, मैं उसी के बारे में कह रही हूँ। तब तो फिर वो कोई और ही होगा जो तुम्हारी फार्म पर काम करता है। ये तो यहाँ का एक बहुत बड़ा सनतकार जफरुद्दीन सपाटा है। जफरुद्दीन? उसका नाम भी जफर है? हो सकता है, ऐसे इत्तफाक भी होते हैं। 2 आदमियों के दरमियान मुशाबत भी हो सकती है और उनके नाम भी एक ही हो सकते हैं, लेकिन आदतें तो एक सी नहीं हो सकती। हाँ, इस बात में इख्तलाफ हो सकता है। देखो, वो बार बार अपने दहाने का बायां गोशा भींचता रहता है। ये मुमकिन है कि मेरे फार्म पर काम करने वाला भी इस मर्ज में मुब्तला हो? अगर ये बात है तो फिर सोचना पड़ेगा। ये आदमी अरसे से मेरे लिए उलझन का बाइस रहा है और मेरी छठी हिस्स थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि यह हकीकतन इतना ही पुरस्कार होगा। रोशी उसे बड़े गौर से देखे जा रही थी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्लॉडिया गड़बड़ा कर बोली। औरत इस शख्स की कमजोरी है। रोशी मुस्कुराई। तो क्या मतलब? औरत ही के लिए ये इस हद तक भी जा सकता है कि अपना काम काज छोड़कर मजदूरी पर उतर आए। क्या तुम उसे जानती हो? यहाँ के सारे शरीफ आदमियों से कुछ न कुछ वाकफियत जरूर रखती हूँ। वो भी तुम्हें जानता है? जरूरी नहीं, बेहतरी मुझे नहीं जानते। अच्छा, अब तुम अपनी जगह आ बैठो। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे यहाँ देखे, क्लॉडिया ने कहा। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ और भी बताना चाहती हूँ। रोशी फिर सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। इतने में वेटर भी आ गया और वो उसे मतलूबा डिशों के नाम लिखवाने लगी। उसके चले जाने पर क्लॉडिया ने अपनी कहानी शुरू कर दी। रोशी बगौर सुनती रही। इस दौरान में वेटर मतलूबा अशिया भी लाया था। खाना शुरू करने से काबिल रोशी ने कहा,
अगर वो रोया भी था तो वहां उसकी मौजूदगी का बायस तुम ही हो सकती हो। लेकिन पापा का रवैया मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने जिस अंदाज में मुझे डांटा था, खैर छोड़ो, देखा जाएगा। क्लाडिया सर झुकाकर खाने लगी। रोशी किसी सोच में गुम थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यकीनन फादर का रवैया गैर वाज़ेह है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि वो उसकी असलियत से वाकिफ मालूम होते हैं, वरना इतनी रात गए बरामदे में उनकी मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता है। मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकती। क्यों? जैसा कि तुमने कहा कि वो मेरे ही लिए मजदूर बना है, तो क्या पापा इसे गवारा कर लेंगे? हाँ, ये मसला भी काबिल गौर है। खैर तुम फिक्र न करो, मैं देखूंगी क्या मामला है, और इसका भी किसी से जिक्र न करना कि तुमने इस मजदूर को अच्छी हालत में देखा था। खुद उस पर भी जाहिर न होने देना। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो कोशिश यही होनी चाहिए कि वो तुम्हें ना देख सके। हम यहाँ उस वक्त तक बैठेंगे जब तक कि वो उठकर चला ना जाए। डैनी विल्सन का असिस्टेंट एक बूढ़ा आदमी था। उसने भी इमरान के साथ शकराल का सफर किया था और उसकी हैरत अंगेज सलाहियतों का दिल से कायल था। मास्टर इमरान, वो तवील सांस लेकर बोला, डैनी पिछले 6 माह से मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या उसके सर पर सींग निकल आए हैं? निकल आए होते तो मुझे इतना अचंभा ना होता। ओहो, कोई बेहद गैर मामूली बात। गैर मामूली से भी ज्यादा मास्टर इमरान, उसने शराब बिल्कुल तर्क कर दी है। खूब, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अब वो हम सबको बोर करता रहता है, क्या हम भी ना पिए? मैं पूछ रहा था कि वो है कहाँ? पता नहीं, इस वक्त कहाँ होगा। वैसे अब वो ज्यादातर पादरियों की सोबत में रहता है। फादर जैक्सन बेरी का फार्म उसका मखसूस अड्डा है आजकल। ये कहाँ है? कौमी शाहरा के 15वीं मील पर। ओहो, अच्छा, लेकिन वहां क्यों रहता है? यकीन करो मास्टर इमरान, मैं नहीं जानता। वो जब भी आता है कर्बो कयामत की बातें करने लगता है। दोज़ख और जन्नत के चर्चे उसकी जुबान पर रहते हैं। गर्ज ये कि बहुत बोर करता है। बिजनेस कैसा चल रहा है? सब कुछ जहन्नुम में गया। खैर छोड़ो, तुम भी डैनी ही की तरह तजुर्बेकार आदमी हो। मैं तुमसे खास मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जरूर मास्टर, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। हलाकू एंड को कंपनी के कुत्तों के बारे में तुमने भी सुना होगा। सुना है मास्टर, उनके चर्चे तो हर एक की जुबान पर हैं। क्या इस शहर में डैनी के अलावा कोई और भी ट्रेनर ऐसा है जो कुत्तों को इस तरह सुधा सके? मेरी दानिश में तो कोई भी ऐसा नहीं है। फिर ये कुत्ते कहाँ से आए? मुझे ये सोचने दीजिए, बूढ़े ने कहा और उसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। थोड़ी देर बाद वो भराई हुई आवाज में बोला, मैंने शायद एक बार डैनी ही की जुबानी सुना था कि वो जानवरों को इस तरह भी सिला सकता है कि निगरान की अदम मौजूदगी में भी। ओहो मेरे खुदा! वो खामोश हो गया और इमरान ने उसकी आंखों में हैरत के आसार देखे। क्या बात है, मुझे बताओ, उसने नम लहजे में कहा। फादर जैक्सन बेरी। आगे कहो। गालिबन 1 साल पहले की बात है। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ा खामोश हो गया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इमरान जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालने लगा था। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला ही था कि कढ़ा कर चारों खाने चित गिरा। उसकी कमीज ताजा खून से भीग रही थी। इमरान ने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। इस बार खंजर फिर चमका। साथ ही एक बड़े से कुत्ते ने भी उस पर छलांग लगाई। वो ठीक इमरान के दाहिने हाथ ही पर आया था। हमला आवर उसकी गिरफ्त से निकल गया और फर्श पर खंजर गिरने की आवाज आई। कुत्ता राह में हाइल था और झपट झपट के इमरान पर हमले कर रहा था। राहदारी उसकी खौफनाक और राहत से गूंज रही थी। बहुत ही डरावनी किस्म का अफगान हाउंड था। हमला आवर तेजी से दौड़ता हुआ तवील राहदारी से गुजर गया। इसी दौरान में बूढ़े की हाय हाय फिर सुनाई देने लगी। इधर कुत्ता था कि जान को आया हुआ था। इतनी मोहलत ही नहीं दे रहा था कि इमरान रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाना बना सकता। अचानक फर्श पर पड़े हुए खंजर पर इमरान का पैर रपट गया। संभलने की कोशिश के बावजूद भी चारों खाने चित गिरा। कुत्ता उसके ऊपर था। इमरान ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन जकड़ ली और खुद को उसके खूनख्वार दांतों से बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करने लगा। कुत्ता गैर मामूली ताकतवर साबित हुआ था। दफतन इमरान ने महसूस किया कि खंजर का दस्ता उसकी कमर में चुभ रहा है। उसने अपना दाना हाथ कुत्ते की गर्दन से हटाकर बड़ी फुर्ती से खंजर पर कब्जा कर लिया। यह आसान काम नहीं था। सिर्फ एक हाथ से कुत्ते को इस हद तक रोके रखा कि उसके दांत जिस्म के किसी हिस्से में बेबस न होने पाए। नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। दूसरे ही लम्हे में इमरान ने उसका पेट चाक करके दूर उछाल दिया। कुत्ते की आखिरी चीखें बड़ी भयानक थीं। इमरान उठकर राहदारी के आखिरी सिरे तक दौड़ता चला गया, लेकिन बाहर जाने के बजाय वो सदर दरवाजे को बोल्ट कर रहा था। नशिस्त के कमरे में वापस आया तो बूढ़े को फर्श पर बैठे पाया। वो अपनी कमीज उतारने की कोशिश कर रहा था। इमरान आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगा। बाजू मास्टर, बूढ़ा कराहा,
मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो हरामजादा। वो जुमला पूरा किए बगैर बाजू का जख्म देखने लगा, जो ज्यादा गहरा नहीं था लेकिन खून बराबर बहे जा रहा था। क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? इमरान ने पूछा। नहीं मास्टर, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर खैर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, मुझे बताओ। वो वहां उस अलमारी में। किस्मत अच्छी थी कि मैं अचानक तिरछा हो गया। इमरान अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर बूढ़े की मरहम पट्टी करने लगा। क्या यहाँ इस वक्त तुम्हारे अलावा और कोई मौजूद नहीं? इमरान ने उससे पूछा। बस वही नमक हराम था। ओहो, तो क्या वो यही था? हाँ हाँ, दीनू था। ये कौन है? मैंने तो उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कुछ दिनों पहले डैनी ने उसे मुलाजिम रखा था। क्या तुमने उसे पकड़ लिया है मास्टर? नहीं, वो निकल गया। दरअसल एक अगवान हाउंड ने मुझ पर हमला कर दिया था। अगवान हाउंड? यहाँ तो कभी कोई अगवान हाउंड नहीं रहा। ओहो, देखो मास्टर, कहीं वो मरदूद गैराज से जीप तो नहीं निकाल ले गया? क्या तुम चल सकोगे मेरे साथ? कहाँ? गैराज तक। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जीप गैराज में मौजूद नहीं थी। इमरान अपनी मोटरसाइकिल की तरफ झपटा। वो हर तरह महफूज थी। गालिबन हमला आवर ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, या फिर मुतमईन रहा हो कि अगवान हाउंड ही से छुटकारा मुश्किल होगा। इमरान ने मुड़कर बूढ़े से कहा, तुम सारे दरवाजे बंद करके बैठो, फिलहाल पुलिस को फोन ना करना। लेकिन मैं रुक नहीं सकता। डैनी जहाँ कहीं भी होगा खतरे ही में होगा। जीप का नंबर बताओ। KAZ3013। फिर वो आंधी और तूफान की तरह नेशनल हाईवे की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन एक जगह उसे रुकना पड़ा। डैनी की रिहाइशगाह की निगरानी जरूरी थी। उसने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से बहैसियत X2 जूलियाना फिट्जवाटर को उससे मुताल्लिक हिदायत दी और फिर चल पड़ा। हमलावर पहले ही से डैनी के घर में मौजूद था, लिहाजा ये सोचना ही फजूल था कि वो उसका ताक़ुब करता हुआ वहां पहुंचा होगा। शहर से बाहर निकलते ही उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। हाईवे के 5वें मील पर उसने ग्रे रंग की एक जीप किसरी झील वाले डाक बंगले की तरफ मुड़ती देखी। फासला ज्यादा नहीं था, लिहाजा उसके नंबर साफ पढ़े जा सकते थे, और ये नंबर वही थे जो डैनी के असिस्टेंट ने बताए थे। उसने रफ्तार कम कर दी। अब वो सिर्फ जीप की छत देख सकता था और रास्ता कच्चा था और उसके दोनों अतराफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। इमरान ने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे रोक दी और जीप से रेडीमेड मेकअप निकाला और उसे चेहरे पर फिट करता हुआ बड़बड़ाया, ऐसी शक्ल तो चंगेज खान की भी ना रही होगी। थोड़ी हुई नाक के नीचे घनी मूंछों का साइबान तकादा कर रहा था कि बड़े बालों वाली मंगोली टोपी भी सर पर जरूर होनी चाहिए। अब वो भी डाक बंगले वाले रास्ते पर मुड़ रहा था। जीप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो गर्दो गुबार में छुप कर रह गई थी। इस रास्ते पर इतनी गर्द उड़ रही थी कि अगर इमरान की आंखों पर कवर्ड ग्लासेस वाली ऐनक न होती तो उसे रुक ही जाना पड़ता। एक फरलॉन्ग तय करने के बाद वो खुले मैदान में निकल आया। डाक बंगला सामने ही नजर आ रहा था और जीप उस तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन करीब पहुंचकर उसकी कंपाउंड में दाखिल होने के बजाय बाएं जानिब मुड़ गई। इमरान ने ताक़ुब जारी रखा। जीप डाक बंगले को पीछे छोड़ती हुई झील की तरफ जा रही थी और फिर वो एक किनारे रोक दी गई। ड्राइव करने वाला उतरकर अपने हाथ धोने लगा, मुंह पर छींटे मारे और चुल्लुओं से पानी पीने लगा। वाटर कूल इंजन वाली मोटरसाइकिल की आवाज शायद उसने नहीं सुनी थी, वरना पीछे मुड़कर जरूर देखता। इमरान ने जीप से थोड़े फासले पर रुककर इंजन बंद कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता हमलावर की तरफ बढ़ रहा था। मैं तुम्हारी कमीज पर खून की छींटे भी देख रहा हूँ, इमरान ने उसके सर पर पहुंचकर कहा। हमलावर उछल कर खड़ा हो गया और मुतैयराना नजरों से उसे देखने लगा। मैंने कहा तुम्हें अगवान हाउंड की रसीद भी दे दूं। तो तुम कौन हो? हमलावर बाएं जानिब खिसकता हुआ बोला। इमरान ने मसनूई नाक चेहरे से अलग करके जेब में डालते हुए कहा, मैं तुम्हें अगवान हाउंड की रसीद जरूर दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक हमलावर दांत पीसता हुआ इमरान पर झपटा, लेकिन एक ही फुट के फासले पर रहा होगा कि इमरान ने पीछे हटकर उसके सीने पर लात रसीद की और वो उछलकर कई गज के फासले पर जा पड़ा। फिर दोबारा उठने भी नहीं पाया था कि इमरान दाहिना घुटना उसके सीने पर रखकर चढ़ बैठा और 2-3 जोरदार थप्पड़ रसीद करने के बाद खूंखार लहजे में पूछा, डैनी कहाँ है? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। सारे दांत तोड़कर तुम्हारे हलक में ठूस दूंगा। मैं नहीं जानता। इमरान ने उसकी नाक पर हथेली जमा कर दबाव डाला और वो जानवरों की तरह चीखने लगा। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा था। करीब ही से 2 बगले उड़कर कुछ फासले पर जा बैठे। फादर बेली। इमरान ने नाक पर से हाथ हटा लिया। मगलूब कह रहा था, फादर बेली के फार्म में मैं कुछ भी नहीं जानता। फादर बेली के लिए काम कर रहे हो तुम? नहीं, फादर बेली की मैंने शक्ल भी नहीं देखी। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो वहाँ है? मैं अब हाँ।
عجیب سی چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ شام کے اخبارات نے سارے شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ ہلاکو اینڈ کو کمپنی کے کتے ابھی تک ایک خاص قسم کی دلچسپی کا سامان بنے رہے تھے، لیکن فیاض کے محکمے کی بکتا پڑھ کر وہ مائیں سہم گئیں جن کے بچے بڑے پرشوق انداز میں ان کھلنڈرے کتوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہوتے درجنوں کتے مار دیے گئے۔ منصبل قوانین کی پرواہ کیے بغیر لوگ شہر میں فائرنگ کرتے رہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ان 41 آدمیوں کے غائب ہو جانے کے بعد سے ہلاکو اینڈ کمپنی کا ایک بھی کتا کہیں نہیں دیکھا گیا تھا۔ روشی نے شام کا اخبار بھی پڑھا تھا اور اپنے پڑوس میں کئی فائروں کی آوازیں بھی سنی تھی۔ آوارہ گرد کتے ختم کیے جا رہے تھے۔ کلاڈیا ابھی تک روشی ہی کے ساتھ مقیم تھی، وہ روشی کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی تھی۔ ادھر روشی دوپہر سے اب تک کئی بار عمران سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ کلاڈیا کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ کلاڈیا کا اصرار تھا کہ وہ 2-3 دن اس کے ساتھ گزارے۔ قریباً 8 بجے وہ فارم پر پہنچی۔ جیکسن بیلی انہیں برآمدے میں ملا۔ روشی کے سلام کا جواب دے کر وہ کلاڈیا کو گھورتا رہا تھا، پھر بولا تھا، اگر تم شہر گئی تھی تو کہہ کر جانا چاہیے تھا۔ لہجے کی تلخی روشی نے بھی محسوس کی تھی، لیکن کلاڈیا کچھ کہے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ روشی کو فادر کی مزاج پرسی کے لیے رکنا پڑا۔ بہت دنوں سے میری خواہش تھی کہ کچھ دن کھلی ہوا میں گزاروں، روشی نے فادر بیلی سے کہا۔ آج کلاڈیا سر ہو گئی کہ چلو میرے ساتھ۔ بڑی خوشی کی بات ہے بیٹی، پادری نے نرم لہجے میں کہا، تمہارا گھر ہے، جب تک دل چاہے قیام کرو۔ کسی قدر مزید رسمی گفتگو کے بعد جیکسن بیلی وہاں سے چلا گیا اور روشی کلاڈیا کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بیرونی برآمدے میں آ بیٹھی اور وہیں کافی نوشی کی ٹھہری۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا بھی بند تھی، بارش کے آثار تھے۔ روشی نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہ اس وقت یہاں موجود ہے؟ معلوم نہیں، کلاڈیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ یہاں کس حال میں رہتا ہے۔ اگر میں پاپا کو بتاؤں تو وہ اسے بھی میرا وہم قرار دیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ سری ادب کے مطالعے نے مجھے کسی قسم کے ذہنی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ عمارت کے بائیں بازو میں ملازمین کے لیے کمرے ہیں، انہی میں سے ایک میں اس کی رہائش ہے۔ یہاں کتے تو نہیں ہیں؟ پاپا کو کتوں سے نفرت ہے، لیکن وہ السیشن جو ظفر کے پاس ہے۔ اچھا، وہ جو ظفر کو ڈرائیور نے دیا تھا؟ ہاں، اور پاپا نے ناپسندیدگی کے باوجود اسے فارم میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ خیر، کتے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ روشی طویل سانس لے کر بولی، مجھے بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ وہ ظفر سپاٹا ہی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کافی آ گئی اور انہوں نے وہ کتا بھی دیکھا جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ لان سے گزرتا ہوا برآمدے میں داخل ہوا اور کلاڈیا کے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ روشی اسے متحیرانہ نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کل کا آیا ہوا تو نہیں معلوم ہوتا، اس نے کلاڈیا سے کہا۔ کلاڈیا کچھ نہ بولی، وہ باہر اندھیرے میں گھورے جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ فکر نہ کرو، میں دیکھوں گی کیا بات ہے۔ کیوں نہ ہم کچھ دیر باہر ٹہلیں؟ روشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا۔ اس اندھیرے میں یہاں اکثر سانپ بھی دکھائی دیتے ہیں، پھر وقت کیسے گزارا جائے؟ رمی کھیلیں؟ میں یہاں رمی کھیلنے نہیں آئی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ظفر سپاٹا ہی ہے یا نہیں۔ اسے میں یہی بلوائے لیتی ہوں۔ اس وقت جواد موجود ہے، لیکن اگر وہ خود بھی موجود ہوا تو، کلاڈیا نے کہا اور کسی ملازم کو آواز دی۔ اس نے اس سے ظفر کو بلانے کو کہا تھا۔ وہ جلد ہی واپس آیا۔ ظفر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ملیشیا کی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ جی میم صاحب، اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، مجھے وحشت ہوتی ہے، کلاڈیا نے کتے کی طرف اشارہ کر کے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میم صاحب، لیکن دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے آپ ہی کے ہاتھوں پرورش پائی ہو۔ ظفر نے کہہ کر دانت طلب نظروں سے روشی کی طرف دیکھا، لیکن وہ ایسی بنی بیٹھی رہی جیسے اردو سمجھتی ہی نہ ہو۔ فضول باتیں نہ کرو، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ ظفر نے کتے کا پٹا پکڑ کر اسے اٹھایا اور برآمدے کے نیچے اتار لے گیا۔ روشی اس دوران میں چپ چاپ کافی کی چسکیاں لیتی رہی تھی۔ وہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو پھر پاپا کو بتایا جائے؟ ابھی ٹھہرو، اس کے سلسلے میں ان کا رویہ بھی مشتبہ ہے۔ مشتبہ؟ کلاڈیا چوک پڑی۔ کوئی خاص بات نہیں، تم کسی الجھن میں نہ پڑو، لیکن میری دانش میں بہتر یہی ہوگا کہ ابھی فادر سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ روشی نہیں چاہتی تھی کہ عمران کے علم میں لائے بغیر اس سلسلے میں مزید کوئی قدم اٹھایا جائے،
ज़फरुद्दीन सपाटा की उस्ताद तबाह से उसे कोई गर्ज नहीं था, लेकिन उसकी वसातत से किसी ऐसे कुत्ते का वजूद यकीनन फिक्र की नई राहें खोल सकता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इमरान हलाकू एंड कंपनी के कुत्तों की तरफ से गाफिल ना होगा। साइको मेंशन की कन्फेशन चेयर पर उसने सब कुछ उगल दिया। उसे डैनी के यहाँ मुलाजमत दिलाई गई थी और हिदायत की गई थी कि वो वहाँ आने जाने वालों पर नजर रखे। खुसूसियत से डैनी के असिस्टेंट की निगरानी पर जोर दिया गया था। तुमने उस पर हमला क्यों किया था? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मुझसे कहा गया था कि अगर कभी कोई शख्स कुत्तों की ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछने के लिए आए तो जुबान खोलने से पहले ही बूढ़े को खत्म कर देना, कैदी ने कहा और एक तरफ गर्दन डालकर हाँफने लगा। अब उसे कन्फेशन चेयर से उठाकर मामूली कुर्सी पर बिठा दिया गया था। इमरान ने सफदर से कहा, इसे पानी पिलाओ। 10 मिनट खामोशी से गुजर गए। फिर इमरान ने उसे मुखातिब किया, अब बताओ कि तुम्हें किसने डैनी के यहाँ मुलाजमत दिलाई थी? जफर ने। वो फादर बैली के फार्म पर काम करता है। क्या काम करता है? मजदूर है। बूढ़े को मार डालने की हिदायत किससे मिली थी? जफर ही से। क्या फिर तुम्हें उसी खौफनाक कुर्सी पर बिठा दिया जाए? इमरान उसे घूरता हुआ गुर्राया। नहीं, वो बिलबिला पड़ा। आप उसे ही पकड़वा कर बिठा दीजिए इस कुर्सी पर, झूठ सच मालूम हो जाएगा। एक मामूली मजदूर के कहने पर तुम किसी को कत्ल कर देने पर आमादा हो जाओगे? इतने अहमक तो नहीं मालूम होते। लालच बुरी बला है जनाब। 100 रुपए माहवार मुझे डैनी साहब देते थे और 500 रुपए माहवार जफर देता था। उसने वादा किया था कि अगर जरूरत पड़ने पर मैंने बूढ़े को हमेशा के लिए खामोश कर दिया तो इसका मुआवजा कम से कम 10,000 होगा। सफदर, इसे फिर बिठाओ इसी कुर्सी पर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इससे बेहतर ये होगा कि आप मुझे गोली मार दें, कैदी गिड़गिड़ाया। आखिर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? जफर ने मुझसे कहा था वो खुद किसी के लिए काम कर रहा है। जैक्सन बैली के लिए? उसने किसी का नाम नहीं लिया था। मुझे भी नाम पूछने की क्या जरूरत थी, जबकि पहले ही महीने के इख्तिताम पर मुझे 500 रुपए मिल गए थे। क्या जफर ने तुम्हें यह भी नहीं बताया था कि डैनी जैक्सन बैली के फार्म पर रहता है? जी नहीं, वो तो मैंने डैनी साहब ही की जुबानी सुना था। जफर कहाँ रहता है? फार्म पर। खैर, इमरान तवील सांस लेकर बोला, अगर तुम्हारा बयान गलत साबित हुआ तो फिर देखना अपना हशर। फिर कैदी तो वहीं रह गया था और थोड़ी देर बाद एक बंद गाड़ी साइको मेंशन के गैराज से निकली थी और इमरान के फ्लैट की तरफ रवाना हो गई थी। इमारत की अकबी गली में पहुंचकर इमरान गाड़ी से उतर गया और ऊपर पहुंचने के लिए अकबी ही दीने इस्तेमाल किए। रात के 10 बजे थे। बावर्ची खाने में रोशनी नजर आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि सुलेमान खोते दा पुत्तर देखने नहीं गया। इस तरफ का रास्ता बावर्ची खाने ही से गुजरता था। इमरान दरवाजे के करीब रुक गया। बावर्ची खाने से सुलेमान और जोसेफ दोनों की आवाजें आ रही थी। इमरान ने दस्तक दी और सुलेमान ने टपट कर पूछा, कौन है? तुम दोनों की शामत। अरे बाप रे! अंदर से आवाज आई और दरवाजा खुल गया। सामने ही चूल्हे पर एक बड़ा सा देगचा चढ़ा हुआ था, जिसका मुंह ढक्कन समेत गीले आटे से बंद कर दिया गया था। हाँ, तो क्या खोते दा पुत्तर पक रहा है? इमरान ने अहमकाना अंदाज में दी देना चाहे। मुसल्लम भेड़ का बच्चा जनाब अली, सुलेमान ने नजरें झुकाकर शर्मीले लहजे में कहा। बोईमन डिश। तो ये होता है मेरी अदम मौजूदगी में, और मेरे लिए मूंग की दाल पकाई जाती है। कितने का मिला था भेड़ का बच्चा? वो जी 10 आपने दिए थे, 10 मैंने मिलाए और 10 इसने दिए थे। सुलेमान ने जोसेफ की तरफ देख कर कहा, खोते दा पुत्तर देखने क्यों नहीं गया? वो सूट ही नहीं मिला मुझे जो आपने पिछले महीने सिलवाया था। लॉन्ड्री में है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। आप तो खाना खा चुके होंगे? सुलेमान ने चहक कर पूछा। मेरे लिए 4 आने की शाही मुर्ग छोले और 2 तनूरी रोटियां ला दे। निकालिए ठन्नी। क्या बकता है? जोसेफ आंखें निकाल कर बोला। फिर क्या करूं? सुलेमान उसे घूरने लगा। बॉस भी यही खाएगा। ये तो चंदे का है, मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? खाना है तो निकाले 10 का नोट, मैं इसे खोते दा पुत्तर के अकाउंट में जमा कर लूंगा। जी नहीं, मैं खुद देखाऊंगा खोते दा पुत्तर। आप मुझे मुर्ग छोले ला दीजिए। अरे साहब, हाँ, वो मिस रोशी 3-4 मरतबा फोन पर आपका पूछ चुकी हैं, सुलेमान ने कहा और इमरान सर को जुम्बिश देकर निशित के कमरे की तरफ चल पड़ा। रोशी सोने की तैयारी कर रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शबख्वाबी का लिबादा पहनकर उसने दरवाजा खोला। जैक्सन बेली उसके सामने खड़ा था। यस फादर। तुम्हारी फर्म के मैनेजर का फोन है, शायद सेफ की चाबी तुम्हारे पास रह गई है, पादरी ने कहा। ओ अच्छा, अजीब आदमी है ये मैनेजर भी। मैं उसे बताकर आई थी कि सेफ की चाबी उसकी मेज की दराज में रख दी है।
रोशी ने कहा और उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गई जहां फोन था। उसे यकीन था कि ये कॉल इमरान ही की होगी, क्योंकि वो मुलाजमा को हिदायत कराई थी कि अगर इमरान की कॉल आए तो उसे फॉर्म के नंबर बता दे। हेलो, इट इज रोशी, उसने माउथपीस में कहते वक्त मुड़कर देखा। जैक्सन बेली उसके पीछे पीछे नहीं आया था। डंप, तुम वहाँ क्या कर रही हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम्हारे लिए यहाँ एक सनसनीखेज सिचुएशन है, रोशी ने एहतियातन बर्मी जुबान में कहा। मैं नहीं समझा। किसी बहाने यहाँ पहुँचने की कोशिश करो। क्या तुम्हें वो डैनी विल्सन याद है जो मेरे साथ शकराल गया था? हाँ हाँ, क्यों? क्या वो फार्म पर मौजूद है? नहीं तो, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। तुम वहाँ पहुंची किस तरह? लड़की से दोस्ती है। कुत्ते हैं वहाँ? सिर्फ एक अदद, रोशी ने कहा। खैर जाओ, चुपचाप सो जाओ, दूसरी तरफ से कहा गया। और रोशी भी कुछ कहने ही वाली थी कि सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज आई। बुरा समूह बनाकर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। कमरे से बाहर निकली तो बदस्तूर सन्नाटा था, लेकिन कुत्ता बरामदे में नजर आया। रोशी को उसने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा था। इस वक्त तो उसकी हैयत ही बदल गई थी, बड़ा खूंखार लग रहा था। चंद ही घंटे पहले वो कितनी बेचारगी से क्लाडिया के कदमों में पड़ा रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें कहती हुई मालूम हो रही थी, खबरदार, अब कमरे से बाहर कदम ना निकालना। फिर कमरे में पहुंचकर रोशी ने उसकी गुर्राहट भी सुनी थी। दरवाजा बोल्ट करके वो बिस्तर पर गिर गई। पता नहीं कब नींद आ गई थी। दूसरी सुबह उठी तो जहन पर किसी किस्म की गिरानी नहीं थी। सर्द हवा के झोंके ताजगी का पैगाम लाए थे। शहर की सुबह भी तो जानदार नहीं होती। आंख खुलते ही पेट्रोल की धुएं की बू दिमाग मुंतशिर कर देती थी। नाश्ता करके वो दोनों लॉन पर निकल आईं और फिर खेतों के दरमियान टहलने की ठहरी। मैं पूरा फार्म देखना चाहती हूँ, रोशी ने कहा। तब तो हमें ट्रैक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लाडिया बोली। चलते चलते थक जाओगी, मैं ट्रैक्टर चला सकती हूँ। ठहरो, पापा से कुंजी लाऊं। वो अंदर चली गई और रोशी पुरतशवीश नजरों से चारों तरफ देखती रही। कुछ देर बाद क्लाडिया बहुत ही खराब मूड के साथ बरामद हुई। उन्होंने कुंजी नहीं दी, खेतों में जरासीम कश दवा छिड़की गई है, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। चलो पैदल ही चलें। जरासीम कश दवा की वजह से वो नहीं चाहते कि कोई खेतों के दरमियान से गुजरे। खैर छोड़ो, गाड़ी निकालो, किसी और तरफ चलते हैं। क्लाडिया कुछ कहने ही वाली थी कि जफर खेतों की तरफ से दौड़ता आता दिखाई दिया और फिर उनके करीब ही से गुजरता हुआ अंदर चला गया। वापसी में भी इतनी देर नहीं लगी थी कि वो दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर सकी होती। उसके हाथों में बंदूक थी। क्यों, क्या बात है? क्लाडिया ने बौखला कर उससे पूछा। किसी ने अभी अभी कुत्ते को गोली मार दी मेम साहब। वो रुक कर उसकी तरफ मुड़ा। अभी अभी? क्लाडिया के लहजे में हैरत थी, लेकिन हमने फायर की आवाज नहीं सुनी। शायद साइलेंसर, वो कहते कहते रुक कर खांसने लगा। फिर बोला, मैं नहीं जानता कि वो कैसे हुआ, लेकिन वो तड़प रहा था और गोली उसके सर में लगी थी। इसके बाद वो फिर दौड़ता हुआ उसी की तरफ चला गया जिधर से आया था। क्लाडिया तवील सांस लेकर बोली, वो अपनी असलियत जाहिर करते करते रह गया। साइलेंसर, रोशी हंस पड़ी। यकीनन भला मामूली मजदूर आतिशी असले की इक़्साम क्या जानेंगे। रोशी फिक्रमंद हो गई थी। उसने क्लाडिया से कहा, आखिर ये शख्स खेतों के दरमियान क्यों दौड़ता फिर रहा है? उसे भी जरासीम कश दवाओं से नुकसान पहुंच सकता है। दफदन पादरी बाहर आया और क्लाडिया से घबराए हुए अंदाज में पूछने लगा, वो बंदूक कहाँ ले गया है? कह रहा था किसी ने कुत्ते को गोली मार दी है। किसने? वो किधर गया? रोशी ने हाथ उठाकर बाएं जाने इशारा किया और पादरी भी उसी सिमत चला गया। चलो अब हम भी चलें। ये क्या बात हुई भला? रोशी ने क्लाडिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों ने वहां कुत्ते की लाश देखी। जफर बंदूक लिए पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। पादरी एक जगह खामोश खड़ा था। उसकी पेशानी पर सिलवटें नजर आ रही थी। ये किसकी तलाश में पागल हो रहा है? क्लाडिया ने पादरी से पूछा। मैं नहीं जानता, पादरी के लहजे में झिल्लाहट थी। फिर वो रोशी की तरफ मुड़कर बोला, मुनासिब यही होगा कि तुम शहर वापस जाओ, क्लाडिया को भी साथ ले जाओ। कुछ मकामी लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं। सिर्फ क्लाडिया ही नहीं फादर, मैं इसे अपनी खुश नसीबी समझूंगी अगर आप भी मेरे हमरा चलें, रोशी ने बड़े अदब से कहा। यहाँ मेरी मौजूदगी जरूरी है। आपका ये मजदूर बहुत तेज मालूम होता है, मुकामी आदमी है। मेरा ख्याल है कि ये आपकी अदम मौजूदगी में भी मुकामियों से निपट लेगा। मैं भी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकती पापा, क्लाडिया बोली। मैं कहता हूँ मुझे और ज्यादा परेशान ना करो, जाओ। क्लाडिया के चेहरे की रंगत बदल गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि रोशी ने उसका हाथ दबा दिया। फिर वो दोनों इमारत में पलट आईं। क्लाडिया के चेहरे पर जर्दी छा गई थी। रोशी ने उसे गौर से देखा और बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है?
चलो कुछ दिन मेरे साथ रहना। मैं पापा को तन्हा नहीं छोड़ सकती, आखिर उन्हें क्यों ना बताया जाए कि जफर कौन है। रोशी ने सोचा कि इमरान फार्म की राह पर तो लग ही चुका है, फिर क्यों ना वो क्लॉडिया से मुत्तफिक हो जाए। उसने कहा, अच्छी बात है, अपने पापा को यहाँ अलग बुलाकर बताओ। पादरी ने इस इंकशाफ पर हैरत से आंखें फाड़ दी थी और उसके चेहरे पर जर्दी सी छा गई थी। फिर गालिबन वो खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ बोला था, क्लॉडिया, ये तुम्हारे वहम की इंतहा है। इसके बाद वो नर्वस सी हंसी के साथ रोशी की तरफ मुतवज्जा हो गया था। है ना मज़ाक़ बात, कहाँ एक मेरा ऑनर और कहाँ एक मजदूर। उसने कहा, आप उसे यहाँ तलब कर सकते हैं फादर, मैं इसकी कड़ी खोल दूंगी। मैंने ही क्लॉडिया को बताया था कि वो कौन है। तो फिर ये कोई बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। दफतन वो खौफजदा सी आवाज में बोला, वो मेरे उन मुकामी दुश्मनों का शरीके कार भी हो सकता है। मेरे खुदा। पादरी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। जफर वहशियाना अंदाज में बंदूक लिए चारों तरफ दौड़ता फिर रहा था। अचानक वो रुका, चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर बाएं जानिब मुड़कर तेजी से चलने लगा। ऐसा लगता था जैसे अब वो किसी खास जगह पहुंचना चाहता हो। खेतों का सिलसिला खत्म होते ही ढलान शुरू हो गई। अब वो दौड़ता हुआ नीचे उतर रहा था, बंदूक अब भी उसके हाथ में थी। सतह जमीन पर पहुंचकर वो फिर बाएं जानिब मुड़ा। यहाँ चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी, कहीं कहीं कीकर के दरख्त भी नजर आते थे। झाड़ियों के दरमियान वो पगडंडी पर चल रहा था। दफतन किसी आवाज पर वो चौंक कर पीछे मुड़ा। वाटर कूल इंजन वाली एक मोटरसाइकिल अपने पीछे गर्द के बादल उड़ाती हुई उसी पगडंडी पर आगे बढ़ती आ रही थी। जफर उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, क्योंकि सवार के कांधे पर उसे राइफल भी नजर आ रही थी। अजीब डरावने हुलिये का आदमी था। फूली हुई भद्दी नाक के नीचे इतनी घनी मूछें थी कि दहाना गायब हो गया था। जफर ने बंदूक सीधी कर ली। मोटरसाइकिल से 1 गज के फासले पर रुकी थी। यानी के भद्दी नाक वाला हकलाया, तो वो तुम थे? जफर दांत पीस कर बोला, जनाब मैं था नहीं बल्कि हूँ। आपको क्या तकलीफ है? रास्ता छोड़िए। भद्दी नाक वाला नाखुशगवार लहजे में बोला, तुमने मेरे कुत्ते को गोली क्यों मारी थी? किस साल की बात कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले की बात है। भला मैंने किस चीज से गोली मारी होगी आपके कुत्ते को? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वरना बताओ क्यों मारा मेरे कुत्ते को? भाई होश में हो या नहीं? मैं तो एयरगन से बड़ी फाख्ताओं का शिकार करता फिर रहा हूँ। 4 अदद मेरे थैले में भी मौजूद हैं। जफर ने आगे बढ़कर उसकी राइफल में हाथ डाल दिया, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, मियाँ अगर डाकू हो तो वैसी बात करो। मेरी जेब में सिर्फ 3 रुपए 75 पैसे हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि ये कैसी एयरगन है। मेरे चचा टम्बकटू से लाए थे, दूर से बिल्कुल राइफल मालूम होती है। भद्दी नाक वाले ने खुश होकर कहा और राइफल को कंधे से उतार कर उसे दे दी। जफर ने उसे देखा, वाकई एयरगन ही थी। उसके पास से जफर एक कलम तराश चाकू के अलावा और कुछ भी बरामद ना कर सका। माफ करना दोस्त, वो उसका शाना थपक कर बोला, मैं अपने कुत्ते के कातिल की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे कुछ दूर अपनी मोटरसाइकिल पर ले चलोगे? जरूर, बैठ जाओ पीछे। वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए और जफर उसे बताने लगा वो कितना शानदार रखवाली का कुत्ता था। उसने ये भी बताया कि वो फादर वेली के फार्म पर काम करता है। मोटरसाइकिल आगे बढ़ती रही, फिर वो एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले थे और यहाँ कोई काम हो रहा था। जफर ही अजनबी को रास्ता बताता हुआ यहाँ तक लाया था। यहाँ क्या हो रहा है? अजनबी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, इधर तो मैं पहली बार आया हूँ। एक फब यहाँ हॉलीडे कैंप बना रही है। अहमकों की फब मालूम होती है, इधर कौन आना पसंद करेगा? वो उधर एक सड़क भी बना रहे हैं जो नेशनल हाईवे से मिला दी जाएगी। तब तो ठीक है, अजनबी ने सर हिलाकर कहा। लकड़ी के बने हुए केबिन के करीब जफर ने मोटरसाइकिल रुकवाई और अजनबी ने उससे पूछा, क्या यहाँ पीने का पानी मिल सकेगा? जरूर, ठहरो मैं लाता हूँ। वो अजनबी को वहीं छोड़कर केबिन के अंदर गया। यहाँ एक बूढ़ा योशियन कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। जफर पर नजर पड़ते ही उछल पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? वो उसकी तरफ अखबार बढ़ाता हुआ बोला, कल शाम का अखबार है। जफर ने हंसकर पूछा, हाँ, वो 41 आदमी कहाँ गए? तुमने तो मुझसे वादा किया था। इस सिलसिले में तुम्हारी जुबान बंद ही रहनी चाहिए। जफर ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पूछता हूँ मेरे ट्रेन किए हुए कुत्ते गैर कानूनी हरकत के लिए क्यों इस्तेमाल किए गए? आवाज ज्यादा बुलंद न करो, डैनी विल्सन, वरना गोली मार दूंगा। जफर बंदूक सीधी करता हुआ बोला, तुम्हारी लाश तक का पता न चलेगा। ओह, क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? डैनी सीना तान कर उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला और अचानक किसी ने पीछे से जफर की बंदूक छीन ली। उसने मुड़कर उससे लिपट पड़ना चाहा,
लेकिन खौफनाक सूरत वाले अजनबी का घुटना उसके पेट पर लगा और वो कई कदम पीछे हटता चला गया। फिर दोनों हाथों से पेट दबाते हुए बोला, तुम ये क्या हरकत? कुछ भी नहीं, अजनबी ने पुरसुकून लहजे में कहा। कुछ देर पहले ऐसी बंदूक से तुम मुझे धमका चुके हो और अब इस शरीफ आदमी से छेड़छाड़ की सूझी है। बंदूक मुझे दो वरना जान से मार दूंगा। अब काहे से मारोगे, बंदूक तो मेरे पास है, अजनबी हंस कर बोला। मैं कहता हूँ बंदूक वापस कर दो वरना मेरे एक इशारे पर वो 150 आदमी जो यहाँ काम कर रहे हैं तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। अरे बाप रे, दफातन अजनबी ने खौफजदा लहजे में कहा, मैं तो यही मजाक कर रहा था, ये लो बंदूक और मुझे पानी पिलवाओ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बंदूक का कुंदा उसकी दाहिनी कनपटी पर पड़ा। उसने गालिबन चीखने ही के लिए मुंह खोला था लेकिन आवाज ना निकल सकी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अजनबी ने बंदूक उसके करीब ही डाल दी और डैनी से बोला, तुम खतरे में हो, फौरन यहाँ से निकल चलो। तो तुम्हारी आवाज जानी पहचानी सी लगती है लेकिन डैनी हकलाया, लेकिन सूरत से खबीज लगता हूँ, इसकी परवाह न करो, फिलहाल जान बचाने की सोचो, मतलब बरारी के बाद ये लोग तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे, जबकि शायद तुम्हें भी धोखे में रखा गया है। बिल्कुल धोखे में रखा गया था, बातें फिर करेंगे, चलो। डैनी ने बेहोश जफर की तरफ देखा, 1 घंटे से पहले होश में ना आ सकेगा, अजनबी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और वो दोनों बाहर आए। मोटरसाइकिल रवाना हो गई। किसी ने आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं, सब अपने अपने कामों में मशगूल रहे। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर हाईवे तक पहुंचने में करीबन 15 मिनट लगे थे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो दोस्त? तुम्हारे घर तो हरगिज नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे असिस्टेंट पर भी कल कातिलाना हमला हो चुका है। नहीं, यकीन करो, तुम्हारे नए मुलाजिम दीनों ने यह हरकत की थी। गैस पर क्या वो मर गया? नहीं, जिंदा है, खंजर सीने के बजाय बाजू पर लगा था। मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आवाज? तुमने मुझे शकराल में देखा था डैनी विल्सन। ओ खुदाया, ओ ये आवाज मास्टर इमरान के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। मास्टर इमरान, तुम मुझ गुनहगार की इस कदर खबरगिरी क्यों करते हो? सुना है तुमने शराब तर्क कर दी है? इमरान ने पूछा। अब फिर शुरू कर दूंगा, डैनी ने बेहद गुस्सीले लहजे में कहा। क्यों, क्या इसलिए कि मैंने पूछ लिया है? नहीं, इसलिए कि मैंने एक बहुत बड़े फ्रॉड आदमी के कहने से शराब तर्क कर दी थी। तुम्हारा इशारा गालिबन फादर बेली की तरफ है। ओ, तो तुम सब कुछ जानते हो? सिर्फ इसी हद तक जानता हूँ कि तुम पादरियों की सोबत में रहने लगे हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ इत्मीनान से बताऊंगा। रोशी क्लाडिया को अपने साथ लाई थी। इस वक्त रात के 10 बजे थे और क्लाडिया बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती थी। रोशी के इस्तफसार पर उसने कहा, मैं पापा के लिए परेशान हूँ, शाम से कई बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन यही जवाब मिलता है, वो फार्म पर मौजूद नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। हो सकता है वो कहीं चली गई हो। आखिर इसमें परेशानी की क्या बात है? रोशी ने उसका शाना थपक कर कहा। अब तुम सो जाओ। क्लाडिया थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर दूसरे कमरे में चली गई। रोशी को इमरान का इंतजार था। उसने फोन पर उससे कहा था कि वो रात को किसी वक्त उसके घर आएगा। 10:30 बजे उसने फिर इमरान के नंबर रिंग किए, लेकिन सुलेमान से जवाब मिला। उनका दूर दूर तक कहीं पता नहीं, कहीं और से आपको फोन किया होगा, अगर आए तो बता दूंगा। रोशी रिसीवर रखकर सोफे पर आ बैठी। वो सोच रही थी कि इमरान यकीनी तौर पर जफर के पीछे लग गया होगा, क्योंकि जब यहाँ उसकी कॉल आई थी तो उसने उसको जफर के बारे में सब कुछ बता दिया था। जाहिर है कि इमरान इस दौरान में खुद उसकी नकलो हरकत से भी पूरी तरह वाकिफ रहा होगा, तभी तो उसने उसे फ्लैट के नंबर पर फोन किया था। और हो सकता है उस कुत्ते का इख्तिताम भी उसी के हाथों हुआ हो। बहरहाल अब तो उसे इमरान का इंतजार करना ही था। अचानक उसे याद आया कि इमरान ने पिछली रात उससे डैनी विल्सन के बारे में पूछा था कि वो भी फार्म पर मौजूद है या नहीं। आखिर डैनी विल्सन क्यों? उसे ध्यान नहीं रहा था कि बातों बातों में क्लाडिया ही से डैनी के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करती। अचानक किसी ने बाहर से घंटी बजाई। इस वक्त फ्लैट में उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। रोशी ने मुलाजमा को भी छुट्टी दे दी थी। वो ड्राइंग रूम से सदर दरवाजे पर आई और बोल्ट गिराकर दरवाजा खोला, लेकिन आने वाला इमरान नहीं हो सकता था, क्योंकि वो उसे बड़ी बेदर्दी से धकेलता हुआ अंदर घुस आया था। तुम? रोशी गुर्राई। आने वाला जफरुद्दीन सपाटा था, लेकिन इस वक्त वो मजदूर के रूप में नहीं था। चेहरे का एक हिस्सा मुतवरम नजर आ रहा था। जफर के हाथ में रिवॉल्वर था और उसका रुख रोशी ही की तरफ था। चलो कहीं बैठकर बातें करेंगे, वो रिवॉल्वर को जुम्बिश देकर बोला। रोशी दरवाजे की तरफ मुड़ती हुई बोली, रिवॉल्वर जेब में रख लो, इसके बगैर भी बातें हो सकती हैं। उसके लहजे में भी परवाही का अंदाज था। वो ड्राइंग रूम में आए। मैं कहती हूँ इसे जेब में रख लो, रोशी ने सख्त लहजे में कहा।
इमरान कहाँ है? इस बार जफर के लहजे में सफाकी थी। मैं नहीं जानती, ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि तुम इमरान की दाश्ता हो। दाश्ता तुम जैसे जलील आदमियों की होती होंगी। इमरान बहुत ग्रेट आदमी है, और तुम कान खोलकर सुन लो कि मेरी जिंदगी में क्लाडिया को हाथ भी न लगा सकोगे। मैंने फादर को तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया है। फादर? वो बेचारा मेरे हाथों में खिलौना है, जिस वक्त चाहूं उसे एक चींटी की तरह मसल कर रख दूं। पिछली रात तुमने फार्म पर किसी की कॉल रिसीव की थी, अपने मैनेजर की, और तुम उससे बरमेज में गुफ्तगू करती रही थी, लेकिन तुम्हारा मैनेजर बरमेज नहीं जानता। अचानक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने दरवाजे का बोल्ट चढ़ाया हो। जफर गालिबन दरवाजा बोल्ट करना भूल गया था। फिर जैसे ही वो ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ मुड़ा, गुस्से से पागल हो गया। उसके सामने ही भद्दीनाक और घनी मूंछों वाला मौजूद था, जिसने हॉलिडे कैंप में न सिर्फ उसकी पिटाई की थी बल्कि डैनी को भी निकाल ले गया था। अपने हाथों पर उठाओ वरना गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर में तुम साइलेंसर देख ही रहे होगे। वो तो मैं देख रहा हूँ, भद्दीनाक वाले ने कहा, लेकिन आखिर तुम 24 घंटों में मुझे कितनी बार गोली मारोगे? मैं कहता हूँ हाथ पर उठाओ। जफर गरजा। इतने में उसने देखा कि क्लॉडिया भी उस आदमी के पीछे आ खड़ी हुई है। तुम अपने कमरे में जाओ। जफर धाड़ा। यहाँ क्या हो रहा है? रुहासी आवाज में बोली। क्लॉडिया कमरे में जाओ, रोशी ने भी कहा। वो निहायत इत्मीनान से सोफे पर नीम दराज थी और जफर अब उसकी तरफ पुष्ट किए खड़ा था। अचानक रोशी ने शेल्फ पर रखे हुए हैंडबैग से अशारिया 2.5 का पिस्तौल निकाला और सर्द लहजे में बोली, जफर अपना रिवॉल्वर फर्श पर डाल दो, वरना मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारे सर में सुराख कर देगी। वो भौंकला कर मुड़ा ही था कि भद्दीनाक वाले की लात उसकी कमर पर पड़ी और वो अपने रिवॉल्वर समेत मुंह के बल फर्श पर गिरा। रोशी अब भी पहले ही की तरह मुतमईन अंदाज में सोफे पर नीम दराज थी और जफर दोबारा उठने की कोशिश कर ही रहा था कि भद्दीनाक वाले ने उसके हाथ से रिवॉल्वर झपट लिया। क्लॉडिया अब भी वहीं मौजूद थी और एक गोशे में खड़ी थर थर कांप रही थी। उठकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ, इमरान ने जफर को घूरते हुए कहा। जफर उठा था और चुपचाप बैठ गया था, लेकिन अजनबी को इस तरह घूरे जा रहा था जैसे उसको कच्चा चबा जाएगा। और खाला जान, अजनबी ने रोशी की तरफ मुड़कर कहा, अब तुम अपनी पिस्तौलची रख दो। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे धमाकों से हौल आता है। बहुत अच्छा मेरे तोते, रोशी ने हंसकर कहा। इमरान की रेडीमेड हरकतों से उससे ज्यादा कौन वाकिफ हो सकता था। तुम कौन हो? दफतन जफर ने भराई हुई आवाज में कहा। और मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? डैनी को वहां से ले जाने वाले को तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो सकती? तुम्हें इन मामला से क्या सरोकार? ब्लैकमेलर हूँ, तुमसे एक तहरीर लेकर छोड़ दूंगा। ये मर्दूज इस लड़की के चक्कर में था, रोशी बोली। खाला जान, तुम बहुत भोली हो। लड़की के लिए आजकल मजदूर नहीं बना करते, सरमायादारी ही काफी होती है, भद्दीनाक वाले ने कहा। फिर हलाकू एंड को। क्या बकवास है? जफर चीख कर खड़ा हो गया। बैठ जाओ वरना सूरत भी न पहचानी जाएगी। मेरे हाथ बंदूक के कुंदे से भी ज्यादा सख्त हैं। जफर बैठकर हाँफने लगा, फिर बोला, हलाकू एंड को से क्या मतलब? दीनू से क्या मतलब, जिसने डैनी के आदमी गैस्पर पर हमला किया था। ओहो, तो क्या इमरान के आदमी हो? जी हाँ जफरुद्दीन सपाटा साहब, दीनू, डैनी और गैस्पर इस वक्त इमरान के कब्जे में हैं। मुझे मिला दो इमरान से। पुलिस की दलाली करके उसके हाथ क्या आता है? एक साले से फ्लैट में रहता है घटिया आदमियों की तरह। मुझे इससे क्या सरोकार, मुझसे जो काम लेता है उसका माकूल मुआवजा भी देता है। लेकिन खुद उसकी जिंदगी? मुझे अपनी जिंदगी के अलावा और किसी से कोई सरोकार नहीं। वैसे अगर तुम उन 41 आदमियों का पता बता दो तो तुम्हारी जिंदगी की जमानत जरूर दी जा सकेगी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर इमरान को क्यों तलाश करते फिर रहे हो? ये मैं इमरान ही को बता सकूंगा। क्या तुम इमरान को पहचानते हो? पहचानता हूँ। अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ, लेकिन फायदे ही की बात होनी चाहिए। जफर की आंखों में हिचकिचाहट के आसार थे। अजनबी ने आगे बढ़कर उसके शाने पर थपकी दी। नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, जफर ने उसे घूरते हुए कहा और उसका हाथ अपने शाने से झटक कर उठ खड़ा हुआ। तो फिर ये भी नामुमकिन है कि तुम इन बेचारी औरतों को खौफजदा करते रहो। निकलो यहाँ से। अच्छी बात है। जफर आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ मुड़ता हुआ बोला। अजनबी उसके पीछे था। अचानक जफर मुड़कर उससे लिपट पड़ा। क्लॉडिया दरवाजे के पास से भागकर रोशी के पास पहुंच गई थी। ये सब क्या हो रहा है? वो खौफजदा लहजे में बोली। फिक्र न करो, जफर की कली खुल रही है। भद्दीनाक वाले ने जफर को कमर पर लात कर पटखा दिया और अब सीने पर सवार थप्पड़ों से उसका मुंह लाल किए दे रहा था। मुझे डर लग रहा है, क्लॉडिया ने सरगोशी की।
चलो हम दूसरे कमरे में चलें। ये आदमी कौन है? आओ, रोशी ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो उसे उस कमरे में लाई जहां उसके सोने का इंतजाम किया था। मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? मैं खुद नहीं जानती, लेकिन उन दोनों की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि ये हलाकू एंड को कंपनी से मुतालिक कोई मामला है। तू क्या मेरे पापा? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती। अब तुम सो जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दोस्त जफर की चीजें उड़ा देंगे। क्या वो खौफनाक चेहरे वाला पुलिस का आदमी है? हो सकता है। जफर यहाँ क्यों आया था? तुम्हारे लिए। मेरे खुदा, और पापा कहाँ हैं? इस वक्त ये फार्म पर मौजूद हैं। कहीं जफर ने उन्हें भी कोई नुकसान न पहुंचाया हो। क्लाडिया डियर, अब तुम सो जाओ, मेरे दोस्त उन्हें भी देख लेंगे। मैं तन्हा नहीं सोऊंगी। अच्छा, मैं भी यहीं रहूंगी। दफतन क्लाडिया उससे लिपट कर रो पड़ी। साथ ही वो कहे जा रही थी, पापा ने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। वो यहाँ के शहरी और मुहिब्बे वतन है। मैं जानती हूँ। रोशी उसकी पुश्त पर हाथ फेरती हुई बोली। जफर को होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन ये वो कमरा तो नहीं था जहाँ भद्दी नाक वाले डरौने आदमी ने उसकी मरम्मत की थी। जफर को बस इतना ही याद था कि वो उसके मुंह पर पै दर पै थप्पड़ रसीद करता गया था और शदीद तरीन गुस्से और बेबसी के एहसास के माबैन जो कश्मकश हुई थी, उसने बिलाखिर उसे होश व हवास की सरहदों से परे धकेल दिया था। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर तवील सांस ली और बिस्तर से उठ गया। फर्श पर बेशकीमत कालीन नजर आया और बेडरूम का फर्नीचर भी आला दर्जे का था। दरवाजे का हैंडल घुमाया लेकिन दरवाजा ना खुल सका। गालिबन बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया था। कुफल के सुराख से दूसरी तरफ झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरे के अलावा उधर कुछ नहीं था। क्या वो उसी आदमी की कैद में है? उसने सोचा। उस आदमी की कैद में होने का मतलब ये है कि पूरी तरह इमरान की गिरफ्त में आ गया है। दफतन किसी ने दरवाजे की कुफल में कुंजी घुमाई और दरवाजा खुलता चला गया। जफर भी हरकत बैठा रहा और फिर उसकी आंखों में बिजली सी कूद गई। बड़ी खूबसूरत औरत थी, किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक रखती थी। जफर बिस्तर से उठ गया। हेलो चार्मिंग, वो बड़े प्यार से बोली। कैसी हो? शुक्रिया। जफर अपनी अजियतें भूलकर लगावट के साथ मुस्कुराया। क्या पियोगे? जो कुछ भी नसीब हो जाए। औरत ने अलमारी खोलकर शराब की बोतल और सोडे का साइफन निकाला और उसके लिए गिलास तैयार करने लगी। जफर ने शुक्रिया के साथ गिलास कबूल करके कहा, क्या तुम न पियोगी? मैं 8 बजे के बाद कतल नहीं पीती। जफर उसे गौर से देखे जा रहा था। उसने अभी तक ये भी ना पूछा था कि वो खुद कहाँ है और वो औरत कौन है। गिलास खत्म करके उसने जेबें टटोली और सिगरेट निकालकर चारों तरफ देखने लगा। गालिबन सुलगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। औरत ने अलमारी में से लाइटर निकालकर उसका सिगरेट सुलगाया। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसी हसीन आंखें मैंने पहली बार देखी हैं। वो सिगरेट का कश लेकर बोला। तुम्हारा चेहरा मुतवरिम ना होता तो तुम भी खासी दिलकश लगते। औरत ने दिलावेज सी हंसी के साथ कहा। हाँ, वो बुरा समूह बनाकर बोला। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस भद्दी और बेहंगम आदमी से तुम्हारा कोई ताल्लुक होगा। वो मेरा मुलाजिम है। उसने तो कहा था कि वो इमरान का आदमी है। वक्ती तौर पर इमरान भी मेरा मुलाजिम है। तो तुम्हारी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूँ? नहीं, अपनी वजह से। मैं नहीं समझा। मैं खुलूसी नियत से चाहती हूँ कि अब तुम उस वहशी की हद पे ना चढ़ो। कत्ल कर देना उसकी हॉबी है। उसे अपने शिकारों की सही तादाद भी याद नहीं। तुम क्या चाहती हो? उन 41 आदमियों की बाजियाबी। किसी वजह से मेरे सिफारत खाने पर शुबा किया जा रहा है और हम इसे पसंद नहीं करते। किस सिफारत खाने से तुम्हारा ताल्लुक है? ये नहीं बताया जा सकता। यकीन करो, मैं नहीं जानता कि वो 41 आदमी कहाँ हैं। फिर कौन जानता है? इसका भी मुझे इल्म नहीं। क्या डैनी और दीनू भी तुम्हारे ही कब्जे में है? जाहिर है इमरान मेरे ही लिए काम कर रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक तुम एक जिम्मेदार और बाइज्जत शहरी हो। अगर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया तो तुम्हारी साख बिगड़ जाएगी। तो फिर जफर ने मुस्तरवाना कहा, अगर वो 41 आदमी मुझे मिल जाएं, तो किसी को कानो कान खबर न होगी कि तुम भी साजिश में मुलव्विस थे। यकीन करो, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। इसमें शक नहीं कि कुत्तों को ट्रेन कराने में मेरा भी हाथ था, लेकिन मैं मकसद से नावाकिफ हूँ। गालिबन तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी हैसियत एक कलाकार से ज्यादा नहीं। यह हकीकत है। किसके कलाकार हो? मैं नहीं जानता। मौसीफ जफर, मुझे बहलाने की कोशिश न करो। तुम एक करोड़पति आदमी हो। आखिर तुम्हें किस मजबूरी ने किसी का कलाकार बना दिया?
सिर्फ दौलत की हवस ही सबसे बड़ी मजबूरी नहीं है। तो फिर? वो उसे गौर से देखती हुई बोली, ब्लैकमेलिंग। पहले उसने मुझे ब्लैकमेल किया और फिर मुझसे कई और दूसरे लोगों को ब्लैकमेल कराता रहा है। फादर बेली भी उनमें शामिल है। अक्सर सोचता हूँ कि उस शरीफ और नेक नफ्स आदमी को ख्वामख्वाह इन मामलात में उलझाया गया है। तुमने उससे कितनी रकम बैठी है? रकम? जफर मुस्कुराकर बोला, एक हुब्बा भी नहीं। वो तो ब्लैकमेल करके लोगों को अपना गुलाम बनाता है ताकि उनसे उनके जमीर के खिलाफ भी काम कराता रहे। मुझे देखो, मैं फादर बेली के फार्म पर एक मजदूर की हैसियत से काम करता हूँ। बड़ी अजीब बात है। भला इसका क्या मकसद है? मेरे लिए एक गिलास और बना दो अच्छी खातून, फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी शुरू से सुनाऊंगा। वो फिर उसके लिए शराब उंडेलने लगी। जफर के दिल में ना उसके खिलाफ नफरत थी और ना कोई और जज्बा। वो उसे खाली खाली नजरों से देखे जा रहा था। दोबारा गिलास लेकर उसने उसका शुक्रिया अदा किया और छोटे छोटे घूंट लेने लगा। फिर थोड़ी देर बाद भराई हुई आवाज में बोला, 3 साल पहले की बात है कि मुझे उसका पहला खत मिला था जिसमें उसने मेरे एक ऐसे राज का जिक्र किया था जिसके अफशा हो जाने पर मैं मौत को तरजीह देता। इस तरह उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसके लिए काम करूं, और ये काम ज्यादातर दूसरों को ब्लैकमेल करके उसके लिए कारामत बनाना था। लेकिन अभी तुमने बताया था कि तुम फादर बेली के फार्म पर मजदूर की हैसियत से भी काम करते रहे हो। हाँ, ये दुरुस्त है। एक खास काम की निगरानी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। फार्म के करीबी टीलों के दरमियान वो एक हॉलिडे कैंप तामीर करा रहा है। इसकी निगरानी मेरे सुपर्द है। एक फ्रॉड फर्म बनाई गई है जिसका सबसे बड़ा हिस्सेदार मैं हूँ, और दूसरे हिस्सेदार वो हैं जो मेरे जरिए ब्लैकमेल किए गए हैं। फादर बेली भी इन्हीं में शामिल है। मेरा ख्याल है कि फादर बेली महज इसलिए ब्लैकमेल किया गया है कि उसके फार्म के करीब हॉलिडे कैंप की तामीर और कुत्तों की ट्रेनिंग का इंतजाम करना था। डैनी विल्सन की निगरानी में कुत्ते वहीं ट्रेन किए जाते हैं। इसी दौरान में वो मर्दूद मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हम सब एक नेक मकसद के हुसूल के लिए ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। एक ऐसे बिजनेस का कयाम इसका मकसद बताया जाता है जिससे गरीबों को आला पैमाने पर फायदा पहुंचने का इम्कान हो सकता था। मुझसे कहा गया था कि आला तरबियत याफ्ता कुत्ते पब्लिसिटी का बेहतरीन जरिया साबित होंगे, और मैंने देखा कि चंद ही दिनों में उन कुत्तों की धूम सारे मुल्क में हो गई। खुद डैनी भी ये नहीं समझता था कि वो कोई गैर मामूली काम कर रहा है। वो तो उस वक्त सबकी आंखें खुली जब 41 सरकारी आदमियों के गायब हो जाने की खबर अखबारात में शाया हुई। फादर बेली पर जबरदस्त हार्ट अटैक हुआ था। अब वो कहाँ गायब हो गया? फार्म पर मौजूद नहीं है? मैं नहीं जानता, बेहद डरपोक आदमी है। मुझे फार्म पर रहने की हिदायत इसलिए भी दी गई थी कि मैं फादर बेली की देखभाल भी करता रहूं। कहीं वो कोई ऐसी अमकाना हरकत ना कर बैठे जिससे कबल अज वक्त ही भांडा फूट जाए। कैसा भांडा? औरत उसे घूरती हुई बोली, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था। तुम्हारी बयान से कतई साबित नहीं होता कि तुम उसे महज एक अच्छे काम की हैसियत से देखते रहे हो, क्योंकि डैनी के असिस्टेंट पर हमला तुम्ही ने कराया था। अगर वो नेक मकसद रखने वाला काम था तो उसके लिए कत्ल क्या मायने रखता है? इन्हीं सब बातों की वजह से मैं हमेशा तजब्बुब में रहा, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपने इस राज के अफशा पर मौत को तरजीह देता, और अब भी मरने के लिए तैयार हूँ उस राज के बदले। डैनी जैसे आदमी से शराब क्यों कर तर्क कराई गई? ये काम फादर बेली के सुपर्द किया गया था, और शराब महज इसलिए छुड़ाई गई थी कि कहीं वो नशे में उन कुत्तों की ट्रेनिंग का अहवाल न बयान करता फिरे। क्या उसे भी ब्लैकमेल किया गया था? नहीं, माकूल मुआवजे पर उसकी खिदमत हासिल की गई थी। फादर बेली को तुमने क्यों कर ब्लैकमेल किया था? अगर मैंने फादर बेली का राज जाहिर कर दिया तो अपना भी जाहिर करना पड़ेगा। वो औरत की आंखों में देखता हुआ मुस्कुरा कर बोला, मैं उसके राज के लिए भी मरने को तैयार हूँ। सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि हर उस आदमी के लिए जो मेरे जरिए ब्लैकमेल हुआ है। यकीन करो कि कोई आसमानी हूर भी मुझसे किसी का कोई राज नहीं मालूम कर सकती। इस मामले में उस मरदूद आदमी के इंतखाब की दाद देनी पड़ेगी कि उसने मुझ जैसे आदमी को अलाकार बनाया। और हाँ, वो आदमी भी बहुत चालाक मालूम होता है जिसने तुम जैसी खूबसूरत खातून को मेरे पास भेजा है, वरना वो तशद्दुद की भी सोच सकता था। तुम यकीनन बहुत ज़हीन आदमी हो। औरत भी बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराई, फिर संजीदगी इख्तियार करके बोली, असल बात तो जहाँ थी वही रह गई। उन 41 आदमियों की बाजियाबी। अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ हैं, तो मैं खुद उनकी रिहाई की फिक्र करता। सरकारी आदमियों से मैं कभी नहीं उलझा। रहा डैनी के असिस्टेंट का मामला, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई सचमुच डैनी तक पहुँचेगा, जबकि यहाँ बेहतरीन ट्रेनर मौजूद हैं। यकीनन ये मेरी नातजुर्बेकारी थी कि मैंने ऐसा इकदाम किया। डैनी ही को इस तरह उलझाता कि वो फिर अपने आदमियों में पहुंच ही ना सकता। दीनू का वजूद ही गिरफ्त का बाइस बन गया। जिस शख्स से तुम अहकामात हासिल करती हो, उससे कभी मिले भी हो? अक्सर मुलाकात हो जाती है। वह चालाक आदमी है। मैंने कई बार कोशिश की है कि उसे मार डालूं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मुलाकात का तरीका क्या है?
जब भी मिलना होता है किसी जगह तलब कर लेता है और ये इत्तला अमूमन दस्ती खत की सूरत में होता है। कहीं न कहीं कोई अजनबी मुझे उसका खत थमा देता है। वो मुकामी आदमी है? नहीं, किसी मगरबी मुल्क से ताल्लुक रखता है। ऐसा बेजान चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। मर्दों की सी आंखें हैं लेकिन बेपनाह जिस्मानी ताकत रखता है। एक बार मैं उससे लिपट पड़ा था लेकिन उसने मुझे तिनके की तरह उछाल फेंका। तो फिर उन 41 आदमियों की बाजियाबी के लिए क्या किया जाए? मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें उन आदमियों के नाम और पते लिखवा दूं जो मेरे जरिए से ब्लैकमेल किए गए हैं। हो सकता है इस किस्म का कोई काम उनमें से किसी के सुपुर्द किया गया हो। लेकिन अभी तुम कह रही थी कि उन्हें सारे अहकाम तुम्हारे ही जरिए से मिलते हैं। लेकिन मेरे तवज्जुह से किसी को कोई ऐसा पैगाम नहीं पहुंचा। खैर, तुम उनके नाम और पते लिखवाओ। औरत ने कागज पेंसिल संभालते हुए कहा। जफर ने 8 नाम लिखवाए। ये सब जी हैसियत लोग थे, उनमें 3 बड़े ओहदेदार भी थे। क्या मैं तुम्हारे लिए तीसरा गिलास बनाऊं? औरत ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं शुक्रिया, बेहोश हो जाने की हद तक नहीं पीता। तो फिर अब आराम करो। अगर हमारी स्कीम से मुत्तफिक हो गए तो तुम्हें कोई गजब नहीं पहुंचेगा और अपनी इज्जत और शोहरत समेत जिंदा रह सकोगे। इस शर्त के साथ कि मुझसे मेरा अपना वो राज उगलवाने की कोशिश न की जाए जिसके इख्फा के लिए मैं इस दलदल में फंसा था, और दूसरों के राज भी तुम मुझसे ना मालूम कर सकोगी। हमें किसी के भी राजों से दिलचस्पी नहीं, औरत ने खुश्क लहजे में कहा और उठकर चली गई। कमरा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया। अचानक रोशी की आंख खुल गई। कोई बाहर से मुसलसल घंटी बजाए जा रहा था। जफर और इमरान से छुटकारा पाने के बाद बमुश्किल तमाम 1.5 घंटे सो सकी होगी। इस वक्त टाइम पीस रात के 3 बजा रही थी। रोशी ने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाला और बड़ी एहतियात से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने सख्त लहजे में पूछा। मैं हूँ मेरी बच्ची। बाहर से फादर बेरी की आवाज आई। ओह फादर! रोशी ने भौंकलाए हुए अंदाज में दरवाजा खोला और इसी तरह उसने अंदर घुसकर दरवाजा बोल्ड किया जैसे मलकुल मौत ताक़ुब में हो। फिर वो वहीं खड़े खड़े खामोशी से हाँफता रहा। उसका चेहरा जर्द था और हाथ बुरी तरह लरज रहे थे। क्या बात है फादर, अंदर चलिए। हाँ, क्लॉडिया कहाँ है? आराम से सो रही है। वो उसे नशिश के कमरे में लाई और बोली, मैं 5 मिनट में आपके लिए कॉफी तैयार कर लूंगी। आप बहुत ज्यादा परेशान और थके हुए मालूम होते हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मेरी बच्ची। जफर दरअसल एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, वो मुनासिब हाथों में पहुंच चुका है। क्या मतलब? कानून के मुहाफिजों के हाथों में। क्या? जैक्सन बेली की आंखें फैल गईं, लेकिन यह हैरत का इजहार न था बल्कि उसे खौफ की शिद्दत ही से ताबीर किया जा सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होती गईं और वो सोफे से लुढ़क कर फर्श पर आ रहा। रोशी ने क्लाडिया को भी जगा दिया और दोनों से होश में लाने की कोशिश करने लगी। 15 या 20 मिनट बाद पादरी ने दोबारा आंखें खोली थी। पूरी तरह होश में आने के बाद उसने जफर की कहानी शुरू की। वो मुझे ब्लैकमेल करके वहां रहने लगा था। हर आदमी से एक न एक ऐसा राज जरूर वाबस्ता होता है जिसका इख्फा ही उसे मजीद जिंदा रख सकता है, वरना फिर मौत। मैं नहीं जानता कि जफर को इसका इल्म क्यों कर हुआ। बहरहाल उसने एक आदमी को मेरे सुपुर्द किया कि मैं तलकीन करके उसकी शराब नोशी तर्क करा दूं। वो आदमी जानवरों का ट्रेनर है। मैं उसमें कामयाब हो गया। इधर थोड़े ही फासले पर जफर ने हॉलिडे कैंप तामीर कराने की स्कीम चला दी। वहीं उस बूढ़े डैनी विल्सन ने कुत्तों की ट्रेनिंग का काम भी शुरू कर दिया। उसके कुछ मखसूस तरीके हैं जिनकी बिना पर कुत्ते ट्रेनर की अदम मौजूदगी में भी अपनी बेहतरीन तरबियत का मुजाहरा करते हैं। जफर ने मुझसे कहा था कि कुत्ते बिजनेस की पब्लिसिटी के लिए ट्रेन किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे खुदा, उसने खामोश होकर अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया। क्लाडिया खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर बाद पादरी ने भराई हुई आवाज में कहा, अगर वो पुलिस के हाथ लग गया है तो मेरा वो राज भी उगल देगा और मैं इसके लिए तैयार नहीं। इससे पहले ही मर जाना पसंद करूंगा। मेरा ख्याल है कि वो अभी पुलिस तक ना पहुंचा होगा। उसे यहाँ से मेरा एक दोस्त ले गया है। अगर मैं चाहूँ तो उससे अपने तौर पर बात कर सकती हूँ और हो सकता है कि वो आपको सरकारी गवाह बनाने की कोशिश करे। ऐसी सूरत में आपका वो राज भी महफूज रह सकता है। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। बात तय हो गई और रोशी ने इमरान के दिए हुए मुख्तलिफ नंबरों पर उससे राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू कर दी। जरा देर बाद कामयाबी हो गई थी। नई कहानी सुनकर इमरान ने कहा, इस वक्त फादर को आराम से सुला दो, सुबह मैं उधर आऊंगा, लेकिन उन्हें हर हाल में अब वहीं रोके रखना। अगर बाहर निकले तो उनकी जिंदगी की जमानत ना दी जा सकेगी। इमरान सूरज तुलू होते ही रोशी के फ्लैट में दाखिल हुआ। पादरी की हालत अबतर थी। उससे इमरान को सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि जफर ने उसके फार्म को हेडक्वार्टर बना रखा था
और उसने आसपास जो काम छेड़ रखे थे उनके मकसद से खुद पादरी लाइल्म था। डैनी के मुतालिक भी इतना ही बता सका जितना रोशी को पहले बता चुका था। रोशी ने इमरान को पहले ही समझा दिया था कि वो उसके जाती राज के बारे में कोई गुफ्तगू ना करे जिसकी बिना पर वो ब्लैकमेल किया गया है। अब बताओ, मैं इस शख्स का अचार डालूं या तलकर खाऊं? ये तो कुछ जानता ही नहीं, इमरान ने बाद में रोशी से कहा। इस वक्त नशिश के कमरे में सिर्फ यही दोनों थे। जफर का क्या रहा? रोशी ने कुछ सोचते हुए पूछा। फिलहाल वो जूलिया के सुपुर्द कर दिया गया है। वाकई तुम खतरनाक हो, वो उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। तुम खुद जफर की जुबान ना खुलवा सकते, कुछ ऐसा ही टाइप है उसका। बहरहाल अब तुम क्या करोगे? जफर को रिहा कर दिया जाएगा। क्या मतलब? असल मुजरिम कोई और है जिसने उसके तवस्सुत से जैक्सन बेली जैसे कई और आदमियों को भी ब्लैकमेल करके अपने कब्जे में किया था। ओहो, तो फिर क्या वो 41 आदमी मिल गए? नहीं, जो लोग जफर के जरिए हाथ आए हैं उनमें से कोई भी उनके मुतालिक कुछ नहीं जानता। वैसे जफर तुम्हारी क्लॉडिया से बुरी तरह वो करने लगा है, क्या कहते हैं उसे? जो कुछ भी करने लगा है उसे तुम अपनी जुबान पर ना लाओ, यही बेहतर है, वरना जुबान गंदी हो जाएगी। और क्या? इमरान ने किसी अहमक बच्चे के से अंदाज में सर को जोर से जुम्बिश दी। तो जफर को रिहा कर देने का मतलब हुआ कि तुम उसे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो? क्या हर्ज है, जबकि वो खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहता। जिस राज की बिना पर उसे ब्लैकमेल किया गया है उसके जाहिर हो जाने पर मौत को तरजीह देता है। अच्छा, अब तुम दोनों बाप बेटी को अपने यहाँ से खिसका दो, वरना खुद भी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ोगी। नहीं, ये अच्छी बात ना होगी। तो फिर तुम भी ये फ्लैट छोड़ दो, वैसे तुम्हारे लिए खुली हवा ही बेहतर होगी। तुम भी इनके साथ ही फॉर्म पर चली जाओ। स्कीम क्या है? ताजा हवा फेफड़ों के लिए बेहद मुफीद होती है। पक्के गानों की मिश्क। बस खत्म करो बकवास, अगर ये जरूरी है तो मैं उन्हें इस पर आमादा करने की कोशिश करूं। बेहद जरूरी है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रवाना हो जाओ यहाँ से, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रोशी कुछ और भी पूछना चाहती थी लेकिन फिर वो कहाँ हाथ आता है। 9:30 बजे तक उनकी रवानगी फार्म की तरफ हो सकी थी। रोशी ने सोचा अपनी गाड़ी भी ले चलनी चाहिए, पता नहीं किस वक्त कैसे हालात से दो चार होना पड़े। पादरी स्टेशन वैगन ड्राइव कर रहा था, गाड़ी अपनी गाड़ी में थी। रोशी ने अपनी गाड़ी संभाली। थोड़ी देर बाद वो फार्म पर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। घरेलू मुलाजमीन हस्ब मामूल अपने कामों में लगे हुए थे। पादरी बेदम सा होकर बरामदे की एक आराम कुर्सी में गिर गया था। उसकी आंखें बंद थी और सांस भूखने की तरह चल रही थी। रोशी भी उसके करीब ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद पादरी ने आंखें खोलकर कमजोर सी आवाज में पानी मांगा। पानी पी लेने के बाद उसके चेहरे पर किसी कदर ताजगी के आसार नजर आए थे। अब क्या होगा? उसने फटी फटी आंखों से रोशी की तरफ देखते हुए पूछा। सब ठीक होगा फादर, मेरा दोस्त कोशिश करेगा कि आपकी शख्सियत दागदार न हो सके। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको इल्म है कि असल मुजरिम जफर नहीं है? क्या? पादरी भौंकला कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें कुछ और ज्यादा फैल गई थी। हाँ फादर, असल मुजरिम कोई और ही है। सबसे पहले उसने जफर को ब्लैकमेल करके काबू में किया, फिर उसे कुछ दूसरे लोगों के राज बताकर उन्हें ब्लैकमेल कराया। आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं। मैं क्या करूं? कोई और भी मेरे राज से वाकिफ है। पादरी फिर कुर्सी में गिरता हुआ कराहा। सब ठीक हो जाएगा फादर, यकीन कीजिए, मेरा दोस्त आपको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। मुझे इत्मीनान नहीं होता, मैं क्या करूं? उठ कर टहलने लगा, फिर रुक कर रोशी की आंखों में देखता हुआ बोला, क्या तुम्हें अपने दोस्त की इस बात का यकीन है कि वो जफर से मेरा राज नहीं उगलवा सका? वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। सूरज से बिल्कुल अहमक मालूम होता था। रोशी हंस पड़ी और पादरी के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए, इसकी बिना पर उसे फौरी तौर पर संजीदगी इख्तियार करनी पड़ी। दोपहर उन्होंने अलग अलग कमरों में गुजारी थी और शाम को फिर बरामदे में आ बैठे थे। पादरी बदस्तूर परेशान नजर आ रहा था। गाड़िया का चेहरा भी सद गया था। रोशी ने सोचा मुमकिन है अब उसे अपने बाप की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले किसी घिनौने राज की फिक्र होनी भी चाहिए, जिसे वो अब तक फरिश्ता समझती रही थी, अचानक किसी गैर कानूनी या गैर इखलाकी मामले में मुलव्विस नजर आता। पादरी ज्यादातर खाली खाली आंखों से खला में घूमता रहता। अगर किसी को खांसी भी आ जाती तो इस तरह चौंक पड़ता जैसे बम का धमाका हुआ हो। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। मुलाजिम चाय की ट्रॉली लाया था और उन्हें चाय बना बना कर दे रहा था कि एक गाड़ी फाटक के अंदर दाखिल हुई और वहीं रुक गई। पादरी भौंकला कर खड़ा हो गया था। कोई गाड़ी से उतरकर बरामदे की तरफ आता दिखाई दिया। ये तो पादरी हाँफता हुआ हकलाया, जफर मालूम होता है। रोशी और क्लाडिया भी कुर्सियों से उठकर आगे बढ़ आईं। सचमुच जफर ही था और इस तरह झूमता झामता चला आ रहा था।
जैसे बहुत ज्यादा पी रखी हो। वो चंद लम्हे बरामदे के नीचे खड़ा क्लॉडिया को घूरता रहा, फिर ऊपर आ गया। मुझे खुशामदीद कहो फादर जैक्सन, वो झूमता हुआ बोला। वो मुझसे किसी का राज भी नहीं मालूम कर सके और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, पादरी दोनों हाथ हिलाकर खौफजदा लहजे में बोला। खुदा के लिए मुझे और ज्यादा परेशान ना करो। लेकिन जफर निहायत इत्मीनान से बैठ गया। उसके पूरे चेहरे पर वर्म था। रोशी ने सोचा शायद बहुत ज्यादा मरम्मत हुई है और इसी एहसास को मिटाने के लिए इस वक्त उसने बहुत ज्यादा पी डाली है। फादर, क्या तुम बता सकती हो कि कुत्तों वाले मामले से किसी गैर मुल्की सिफारत खाने का क्या ताल्लुक हो सकता है? जफर ने बेहंगम तरीके से उंगली उठाकर पादरी से पूछा। मैं किसी मामले के बारे में कुछ नहीं जानता, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, पादरी ने कमजोर आवाज में कहा। बात अभी पुलिस तक नहीं पहुंची। क्या मतलब? पादरी चौंक पड़ा। कोई गैर मुल्की सिफारत खाना अपने तौर पर यह मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि 41 आदमी कहाँ गायब हो गए। गैर मुल्की सिफारत खाना? हाँ, वो औरत मुझे अतालवी मालूम हो रही थी। मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? क्या तुम बहरे हो? अभी मैंने कहा था कि बात पुलिस तक नहीं पहुंची। पुलिस उस सिफारत खाने के बाद अफराद पर शुबा कर रही है। लेकिन रोशी तो कह रही थी कि वो उसका कोई दोस्त है। दोस्त? जफर ने रोशी की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया। चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद बोला। वो किराए का टट्टू है। कभी पुलिस उसे अलाकार बनाती है और कभी वो कानून शिकनों के लिए काम करता है, जो भी माकूल मुआवजा अदा कर सके। उस सिफारत खाने के आदमियों ने इस सिलसिले में उसकी खिदमत हासिल की है। डैनी भी उसके कब्जे में है, पुलिस तक नहीं पहुंच सका। बहरहाल सब कुछ जायज है में। मेरा बिजनेस मशरिक वस्ता के कई मुल्कों में भी है। एक मुल्क की आजादी शहरियत भी मुझे हासिल है, उधर ही निकल जाऊंगा। तो तुम यकीनन किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हो, पादरी कपकपाती हुई आवाज में बोला। वो किस तरह मिस्टर जैक्सन बेली? उन्होंने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? मैंने उन्हें सच्ची बात बता दी थी। जो कुछ भी होता रहा है इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। तुम अभी तक यही समझते रहे हो कि तुम मेरे अलाकार हो, लेकिन ये गलत है। वो कोई और ही है जिसने सबसे पहले मुझे ब्लैकमेल करके तुम लोगों को ब्लैकमेल करने पर आमादा किया था। तुम झूठे हो। पादरी उछल कर खड़ा हो गया। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और आंखें उबली पड़ रही थी। सुर्ख सुर्ख आंखें वो चीख कर बोला, हाँ हाँ, तुम झूठे हो, दगाबाज हो, असल मुजरिम तुम ही हो। तुमने मुझे और मुझ जैसे दूसरे कई आदमियों को बर्बाद कर दिया। रोशी और क्लाडिया उठकर पादरी को बिठा देने की कोशिश करने लगी थी। रोशी जफर को बुरा भला भी कही जा रही थी। पादरी बेदम सा होकर कुर्सी पर गिर गया। उसकी आंखें बंद थी और शाने इस तरह हिल रहे थे जैसे सांस उखड़ गई हो। अचानक जफर ने अपनी जगह से छलांग लगाई और क्लाडिया पर झपट पड़ा। अरे अरे! रोशी बौखलाकर पीछे हटी ही थी कि जफर ने क्लाडिया को उठाकर कंधे पर डाला और फाटक की तरफ ले भागा। क्लाडिया चीखने लगी थी। रोशी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसी किसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा। वो संभलने भी नहीं पाई थी कि उसने पादरी को जफर के पीछे भागते देखा, लेकिन कबल इसके कि पादरी भी उस तक पहुंच सकता। उसने न सिर्फ क्लाडिया को गाड़ी में डाला बल्कि उसे स्टार्ट करके रिवर्स गियर में तेजी से सड़क पर लेता चला गया। पादरी अब उसके पीछे जाने का ख्याल तर्क करके अपनी स्टेशन वैगन की तरफ दौड़ रहा था। रोशी की समझ में नहीं आ रहा था कि खुद उसे क्या करना चाहिए। पादरी की स्टेशन वैगन भी फाटक से गुजर गई। तब उसने सोचा कि उसका इस तरह यहाँ खड़े रहना मुनासिब ना होगा, उसे भी उनके पीछे जाना चाहिए। वो हैंड बैग उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ झपटी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने अपना हैंड बैग खोला था। कैसी हिमाकत हुई! वह हैंड बैग से पिस्तौल निकालती हुई बड़बड़ाई, मुझे जफर पर फायर कर देना चाहिए था। पिस्तौल को गोद में डालते हुए उसने इंजन स्टार्ट किया और उसकी गाड़ी फाटक से गुजरती हुई सड़क पर उसी सिमत मुड़ गई जिधर पादरी की स्टेशन वैगन गई थी। रफ्तार खासी तेज थी। थोड़ी देर में उसने पादरी के स्टेशन वैगन को जा लिया था, लेकिन ना तो वो उसके बराबर अपनी गाड़ी ले गई और ना उससे आगे ही निकालने की कोशिश की। जफर की गाड़ी का दूर दूर पता नहीं था। दफतर उसने महसूस किया कि पादरी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा है। रोशी ने भी एक ही फासला बरकरार रखने के लिए एक्सीलेटर पर मजीद दबाव डाला। यकबैग उसे ख्याल आया कि जफर यूं ही ना छोड़ दिया गया होगा, उसकी निगरानी जरूर हो रही होगी। उसने मुड़कर देखा, पीछे कई गाड़ियां थी, लेकिन पादरी की गाड़ी के पीछे खुद उसकी गाड़ी थी, इसलिए यकीन के साथ नहीं कह सकती थी कि उनमें से कोई जफर की निगरानी के लिए भी होगी। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। अचानक उसने पादरी को बाएं जानिब कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ते देखा। ये क्या कर रहा है जबकि जफर सीधा गया है? वो सोचने लगी कि उसे बहरहाल जफर का ताक़ुब जारी रखना चाहिए। हो सकता है पादरी ने जफर को रोकने के लिए कोई मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया हो। उसने बाएं हाथ से गोद में पड़े हुए पिस्तौल को छुआ और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसे तो तेज रफ्तारी का खौफ था। अभी तक महज इसलिए खुद को काबू में रखा था कि पादरी से आगे नहीं निकलना चाहती थी।
वो रफ्तार बढ़ाती रही, हत्ता कि उसके आकुब में दूर तक सड़क सुनसान हो गई। तब अचानक उसे जफर की गाड़ी दिखाई दी। उसके पीछे भी और कोई गाड़ी नहीं थी। दवतन रोशी ने एक्सीलेटर पर मजीद दबाव डाला, क्योंकि अगले मोड़ पर जफर की गाड़ी नजरों से ओझल हो गई थी। लेकिन मोड़ पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी, और फिर जब मोड़ से गुजरी तो उसने देखा कि जफर की गाड़ी रोकी जा चुकी है। पादरी की स्टेशन वैगन जो मुखालिफ रुख से आई थी, तिरछी होकर उसकी राह में हाइल हो गई थी, और जफर अपनी गाड़ी से उतरकर ढहरान में दौड़ा जा रहा था। उसने पादरी को भी उसके पीछे दौड़ते देखा। अभी इतना उजाला था कि वो दोनों बआसानी देखे जा सकते थे। रोशी अपनी गाड़ी रोक कर उतरी और जफर की गाड़ी की तरफ दौड़ने लगी। क्लाडिया पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी। उसने उसे हिला जुलाकर बेदार करने की कोशिश की, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हुआ। अचानक उसे पादरी का ख्याल आया, जो बड़े हैजानी अंदाज में जफर के पीछे दौड़ा गया था। रोशी ने सोचा कि जफर नशे में भी है, कहीं पादरी को मार ही न डाले। पादरी कितना खाइफ था। उसे बार बार नर्वस अटैक हो रहे थे, लेकिन बेटी के तहफ्फुज़ के लिए वो कितना दिलेर हो गया। अजीब सी उदासी उसके जहन पर मुसल्लत हो गई। उसने सोचा कि वो खुद कितनी तन्हा है, कोई भी तो ऐसा नहीं जो उसके लिए ऐसे किसी जज्बे का इजहार करे। बाप याद आया और उसकी आंखें नम हो गईं। बेहोश क्लाडिया को इस तरह सड़क पर भी नहीं छोड़ा जा सकता था, और फिर ये मसला भी हल हो गया। जफर कुंजी इग्निशन ही में छोड़ गया था। वो उसकी गाड़ी पर बैठी और उसे स्टार्ट करके उसी तरफ ढलान में उतारती लेती चली गई। उन दोनों का कहीं पता नहीं था। अचानक बाएं जाने वाले टीले की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। इंजन बंद करके वो उतर आई, अपना हैंडबैग भी गाड़ी ही में छोड़ा और पिस्तौल को मजबूती से गिरफ्त में लेती हुई टीले पर चढ़ने लगी। दूसरी तरफ पादरी और जफर एक दूसरे से गुथे हुए थे। उसने सोचा कि दखलंदाजी करनी ही चाहिए, वरना पादरी बड़ी चोटें खाएगा। जफर खासा मजबूत आदमी था, जवान था, और पादरी की उम्र 60 साल से किसी तरह भी कम ना रही होगी। अचानक वो उनके सामने आ गई और पिस्तौल का रुख उनकी तरफ करती हुई गर्जी, जफर हट जाओ वरना गोली मार दूंगी। मार दो, जफर कराहा। इस अजियत से तो यही बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो। ये बूढ़ा खबीज मेरी हड्डियां चटखाई दे रहा है। अब रोशी ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हकीकतन पादरी ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा है, लेकिन वो बेतहाशा चौंक पड़ी। ये आवाज जफर की तो हरगिज नहीं हो सकती थी। अचानक उसने फिर कहा, तुम्हारे पिस्तौल में गोलियां नहीं है, मैं दूर से सुनकर बता सकता हूँ। इस बार वो उसकी आवाज पूरी तरह पहचान गई। फिर पिस्तौल का मैगजीन उसने बड़ी भौखलाहट में चेक किया था, उसमें एक भी कारतूस नहीं था। अब वो सख्ती से होंठ भींचे खड़ी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो जफर नहीं बल्कि इमरान था। तो ये फादर बेली, खुदा की पनाह, वो सोच भी नहीं सकती थी कि हर वक्त नर्वस सा नजर आने वाला बूढ़ा इतने दिल गुर्दे का भी हो सकता है। अचानक उसने इमरान को जमीन पर गिरा लिया और उस पर इस बुरी तरह छा गया कि खुद रोशी के जिस्म पर थरथरी पड़ गई। पिस्तौल, ये कमबख्त पिस्तौल। अच्छा तो जनाब ही ने सुबह उस वक्त जब पादरी की कहानी सुनने के लिए तशरीफ लाए थे, नजर बचाकर पिस्तौल खाली कर दिया होगा, वरना पिछली रात जब वो जफर के लिए निकाला गया था तो खाली नहीं था। स्कीम पहले ही से तैयार थी। उसने सोचा होगा कि कहीं मैं उस वक्त फायर ना शुरू कर दूं जब वो जफर के लिए क्लाडिया को उठा ले जा रहा हो। अब वो बुरी तरह गुथे हुए थे। यकबयक इमरान किसी तरह पादरी को अपने ऊपर से गिरा देने में कामयाब हो गया, और इसके बाद उससे जो हरकत सरजद हुई वो 100% पागलपन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। होना ये चाहिए था कि अब वो खुद उस पर सवार हो जाता, लेकिन वो तो उसे छोड़कर अलग जा खड़ा हुआ था और शिकवा करने के से अंदाज में कह रहा था, तुम फाउल बहुत करते हो, ये अच्छी बात नहीं, कुश्ती दोबारा होगी। पादरी ने उठकर फिर उस पर छलांग लगाई, लेकिन औंधे मुंह जमीन पर आ रहा। इमरान झुकाई देकर एक तरफ हट गया था और फिर उसने वही पुराना खेल शुरू कर दिया, पकड़ लो तो जानू। पादरी को दौड़ाए फिर रहा था, मौका मिल जाता तो एक आध लात रसीद कर देता। आखिर पादरी दिच होकर चीखा, औरत तू इस पर फायर क्यों नहीं करती? काश कर सकती, रोशी भिन्ना कर बोली, इसने जो कुछ किया है इसकी सजा इसको मिलनी ही चाहिए। मैं इसे मार डालूंगा, पादरी धाड़ा। पहले ही मार डालते, अब तो तुम इसे हाथ भी न लगा सकोगे। मैं इसे मार डालूंगा, तुम बकवास ना करो। पादरी गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसने इमरान पर छलांग लगाई। इस बार खिलाफ तवक्का इमरान किसी तरफ हटने के बजाय बड़ी फुर्ती से उसी जगह बैठ गया, और फिर रोशी ने देखा कि पादरी उछलकर दूर जा पड़ा है। इमरान ने उसके उठ जाने से पहले ही उस पर छलांग लगाई थी। इसके बाद उसने देखा कि वो पत्थर से पादरी के सर पर जरबे लगा रहा है। फिर वो हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था। पादरी चारों खाने चित बेहिस हरकत पड़ा नजर आया। रोशी टीले से उतरकर उसके करीब पहुंची और चिल्लाए हुए लहजे में कहने लगी, क्या तुम अहमक नहीं हो? जब जानती हो तो पूछने की क्या जरूरत है? पहले तुम उसे छोड़कर क्यों हट गए थे?
ہٹ گیا تھا، اسی لیے تم براہ راست پوچھ رہی ہو کہ میں احمق ہوں یا نہیں، ورنہ اس سوال کے لیے قیامت کا انتظار کرنا پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ انتہائی طاقتور بلیک میلر ہے جس نے ظفر کو اعلی کار بنایا تھا۔ کیا ثبوت ہے؟ روشی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میرا جوڑ دکھ رہا ہے، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین تھا کہ وہ آدمی جیکسن بیلی ہی ہوگا؟ میرے پاس جتنے بھی نام تھے سبوں کو آزمانے کا ارادہ تھا۔ کیا تمہیں اس شخص سے اس کی توقع تھی؟ یہ کبھی نہ کھلتا اگر میں کلاڈیا کو اس طرح اٹھا کر نہ بھاگتا۔ عام حالات میں اس کے متعلق یہ رپورٹ تھی کہ ذرا سی الجھن بھی اس کے لیے اعصابی دورہ بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو، روشی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سب اسی طرح آزمائے جائیں گے، اور ہاں، آج صبح میں نے ہی تمہارا پستول خالی کر دیا تھا۔ یقین کرو کہ میں نے اس شخص کو تھکا مارا ہے، ورنہ شاید اس پر قابو نہ پا سکتا۔ ظفر کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، جب تک کہ وہ 41 آدمی نہ مل جائیں۔ کسی کی بھی گروہ خلاصی کا امکان نہیں۔ فیاض بے خبر سو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجتی ہی رہی اور وہ بلاخر جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ دوسری طرف عمران کی آواز سنائی دی، تمہارے 41 آدمی جلوس کی شکل میں تمہاری کوٹھے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی پیشوائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض غرایا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، اب تم سو نہیں سکو گے۔ تمہیں اس وقت ریکارڈ روم سے 1943 کا ایڈولف برائٹ فائل نکلوانا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ بالکل تیار رہو، شب خوابی کا لباس اتار کر کوئی اچھا سا سوٹ پہن لو، ہو سکتا ہے سر سلطان ہی تمہاری کوٹھی پر پہنچ جائیں۔ فیاض کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ پھر اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس بار عمران کے باپ رحمان صاحب تھے۔ انہوں نے کہا، ریکارڈ روم سے 1943 کا ایڈولف فائل ابھی اور اسی وقت نکلوا کر بذات خود سر سلطان تک پہنچاؤ۔ فیاض نے بہت برا سا منہ بنا کر بہت بہتر جناب کہا تھا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر خود ہی ریسیور رکھ دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر فائل لے کر وہ سر سلطان کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ پھر سر سلطان ہی سے اسے معلوم ہوا کہ اس کے محکمے کے 41 آدمی مختلف ہسپتالوں میں داخل کرا دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کی بازیابی کی تشہیر نہ کی جائے، مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ رات بھاگ دوڑ ہی میں کٹی تھی اور صبح فیاض کو آفس بھی پہنچنا پڑا تھا۔ 10 بجے عمران کی کال آئی۔ فون پر گفتگو کرتے وقت فیاض نے اپنا موڈ ٹھیک رکھنے کی خاص طور پر کوشش کی تھی۔ عمران کہہ رہا تھا، رات کا کھانا تمہارے گھر پر کھاؤں گا، پھر ہم تفریح کے لیے شہر میں نکلیں گے، اس کے بعد ہی تمہیں معلوم ہو سکے گا کہ چکر کیا تھا۔ تم دوپہر کا کھانا بھی میرے ساتھ کھا سکتے ہو، فیاض نے کہا۔ دوپہر کے کھانے کے عوض فلم کھوتے دا پتر دکھلا دینا۔ اچھا ٹاٹا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فیاض کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کے آثار تھے، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ایک خاموش تماشائی ہی کی طرح حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرے گا۔ وزارت خارجہ کا کیس معلوم ہوتا ہے، اپنا سر کیوں کھپائے۔ رات کے کھانے پر سچ مچ عمران موجود تھا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور عمران ہی کی تجویز کے مطابق تفریح کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ فیاض بالکل خاموش تھا۔ اسٹیٹ بینک کے قریب پہنچ کر عمران نے اس سے گاڑی روکنے کو کہا اور بولا، پان میٹھا کھاؤ گے یا سادہ؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ فیاض بھنا کر بولا، میں پان کہاں کھاتا ہوں؟ پلاؤ کھانے کے بعد ضرور کھایا کرو، اس نے کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔ فیاض کو بھی اترنا پڑا تھا۔ تون و کرہن اس کے ساتھ سامنے والی پان کی دکان پر پہنچا ہی تھا کہ قریب کی عمارت سے بے شمار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ شور تھا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ فیاض نے اس عمارت کی طرف جھپٹنا چاہا، لیکن عمران نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ لوگ اس عمارت پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ فیاض کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسٹیٹ بینک کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ اب تم دیکھو، یہاں اس وقت کوئی چوکیدار موجود ہے، عمران نے فیاض سے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے کہا اور مڑ کر اسی عمارت کی طرف دیکھنے لگا جس میں کتے بھونک رہے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 41 آدمیوں کے غائب ہو جانے کی تشہیر کرا کے تمہارے محکمے نے زبردست غلطی کی تھی۔ اسی تشہیر کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے مسلح چوکیدار بھی اسی عمارت کی طرف دوڑ گئے ہیں۔ مجرم یہی چاہتا تھا۔ چلو اندر چل کر تجوریاں توڑیں اور زر مبادلہ کا ذخیرہ پار کر لے جائیں۔ خدا کی پناہ، تم کیا بک رہے ہو؟ سپر فیاض، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجرم پہلے ہی پکڑا جا چکا ہے، ورنہ اس وقت اس کی پوبارہ ہوتے۔ اس عمارت میں کتے نہیں ہیں، بالکل خالی ہے۔ روشن دانوں میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہیں اور ٹیپ ریکارڈر پر ان آوازوں کا ایک لمبا ٹیپ چل رہا ہے۔
मुजरिम ने ये इंतजामात पहले ही कर रखे थे और मुंतजिर था कि किसी तरह 41 आदमियों के गायब हो जाने की शोहरत हो जाए। तुम्हारा एक ऑफिसर भी इसमें मुलव्वस है, जिसने तुम्हें ये न्यूज रिलीज कर देने का हुक्म दिया था। मुजरिम ने उसे ब्लैकमेल करके अरसे से अपनी गिरफ्त में ले रखा था, लेकिन उस बेचारे को इसका इल्म नहीं है कि मुजरिम क्या चाहता था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि न्यूज रिलीज होते ही मैं उसकी राह पर लग गया और उसने एहतियातन इस काम में जल्दबाजी नहीं की। मुजरिम कौन है? बता सकता हूँ, लेकिन तुम उसे अपनी जात तक महदूद रखोगे। सर सुल्तान का महकमा किसी वजह से इसकी पब्लिसिटी नहीं चाहता। ओह, उधर देखो, इमारत के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। मौजूद से ना हटो, बताओ कौन है? एडोल्फ ब्राइट, नाजी सिपाही जो दूसरी जंग अजीम के दौरान में यहाँ जासूसी करता रहा था। इत्तेहादियों को उसकी तलाश थी, लेकिन वो हाथ नहीं आया था। फिर जंग अजीम खत्म हो जाने के बाद किसी ने उसकी खबर न ली। हालांकि वो 20 साल की उम्र से यही मुकीम था और अब वो 60 का है। पादरी जैक्सन बेली के नाम से मशहूर था। ओह, वो जिसका फार्म हाईवे पर है? वही। अब वो हमारे एक दुश्मन मुल्क का एजेंट बन गया था। स्कीम ये थी कि ज़र मुबादला का जखीरा स्टेट बैंक से उड़ाकर उसकी जगह जाली करेंसी रख दी जाए। अब खुद सोचो कि जब वो जाली करेंसी यहाँ से सरकारी तौर पर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होती तो हमारा क्या हशर होता। तुमने तो आज रात की नींद उड़ा दी, फैयाज भराई हुई आवाज में बोला। अच्छा, वो 41 आदमी कहाँ मिले? फार्म के करीब एक हॉलिडे कैंप तामीर किया जा रहा है, वहीं एक बड़े तहखाने में कैद कर दिए गए थे। उनमें से कोई भी होश की बातें नहीं कर रहा। डॉक्टरों का ख्याल है कि उन्हें अद्वियात के जरिए इस हाल को पहुंचाया गया है। मेरा सर चकरा रहा है, फैयाज आहिस्ता से बोला। पिछली रात सो नहीं सका था, मुझे घर पहुंचा दो, कार भी मैं खुद ना ड्राइव कर सकूंगा। चलो, इमाम उसका शाना थपक कर नरम लहजे में बोला। दूसरी सुबह उसने यही कहानी रोशी को सुनाई तो उसके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, बहुत दिनों से इन लोगों से रब्तो जब्त था, उसने भराई हुई आवाज में कहा। दुश्मनों के एजेंट ऐसे ही होते हैं, उनकी औलाद तक को भी उनकी असलियत नहीं मालूम होने पाती। इमरान तवील सांस लेकर बोला। ये हम में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि हम उन्हें अपनों ही में से समझने लगते हैं। जैक्सन बेली भी ऐसा ही था। उसने एक देसी ईसाई खातून से शादी करके यहाँ की शहरियत भी हासिल कर ली थी। बेचारी क्लाडिया। हाँ, उस मासूम की जिंदगी खामखा दागदार हो गई। बहरहाल वो कमीना आदमी बाप भी था, इसीलिए पकड़ा भी गया, वरना उस पर हाथ डालना नामुमकिन होता। क्लाडिया को बचाने ही के लिए वो बेख्तियारी में खुल गया था। और तुम इतने भयानक हो मेरे तोते कि तुम्हारा हाथ ठीक दुखती हुई जगह ही पर पड़ता है, रोशी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैंने हॉलिडे कैंप वाले तहखाने से वो मसनूई चेहरा भी बरामद कर लिया है, जैसे वो खोल की तरह अपने सर पर चढ़ाकर जफर से मिला करता था। अच्छा, बस टाटा, अब मैं मूंग की दाल का सूप पीने जा रहा हूँ। सुलेमान ने मेरे लिए मूंग की दाल पर खासी रिसर्च कर डाली है। रोशी कुछ ना बोली, उसके चेहरे पर थकन की आसार थे। खत्म। शुभ।